Hello everyone. My name is Pravesh and welcome to PK पढ़ो. I am the curator of this series called NCERT Distilled और हम बात कर रहे थे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की. ठीक है. और जैसा कि हमने देखा कि हमने जो इसके पहले जो हमारा टॉपिक था जिसने काफ़ी लेक्चर्स कवर करे थे, लगभग 6 लेक्चर्स, जो कि था हमारा द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. उसमें हमने कुछ डायनेस्टीज़ की बात करी थी, कुछ लोकल रूलर्स की बात करी थी, उनने आर्ट एंड कल्चर में कैसे डेवलपमेंट किया ये बात करी थी. हमने पोस्ट मॉडर्न एरा जो था 500 साल का, उसके कुछ फीचर्स थे, आर्ट का डेवलपमेंट, सोसाइटी का सिस्टम, पॉलिटी और आपका स्टेटस ऑफ वुमेन, इन सब की हमने बातें करी थी. हमने ये देखा था कि कॉइनेज का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया था उस समय पे, ट्रेड एंड कॉमर्स कितने अच्छे से फ्लरिश कर रहा था उस समय पे. पर अभी तक हमने पिनेकल नहीं देखा था इंडिया का. जो पीक है, जो टॉप है, वो हमने अभी तक नहीं देखा था. वो हम देखेंगे यहाँ, जो कि है आपका द गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर के समय जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, वो यानी सेकंड टू नन है. वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं. बहुत पैसा इन्फ्लो होना शुरू हो गया था इंडिया में, वेल्थ आ रही थी हर जगह से. हमारा जो हम बोलते हैं कि जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो इंडिया और चाइना ऑक्यूपाई करते थे, वो इस टाइम पे अपने पीक पे था. इंडिया में गुप्ता एम्पायर था, ऑन द अदर हैंड चाइना में हान एम्पायर था उस समय. और ये दोनों ने ही बहुत अच्छे से अपना, ये लोग पार्टनर्स यानी इस तरीके से काम करते थे कि यहाँ वाला पूरा एरिया जो है एशिया का, ये डोमिनेट करके रखा हुआ था गुप्ता एम्पायर और हान एम्पायर, जो दोनों इंडिया और चाइना में थे उनने. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन एम्पायर में जो गुप्ता एम्पायर है उनकी. और इसके ये वाला जो स्पेसिफिक आपका जो टॉपिक है, जो कि आपका लेक्चर 26 रहेगा, राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर. इसमें हम यहाँ के रूलर्स की बात करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं. अगर हम चालू करते हैं कोई नया टॉपिक, तो पहले हम वहाँ के रूलर्स, जो राजा थे, उनके उन्होंने क्या किया, क्या क्या नई चीज़ बनवाई, कहाँ लड़ाइयाँ हुई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. और वही हम ये वाले लेक्चर में करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आप मेरा कोर्स देख ही रहे हैं, रोज़ एक वीडियो आ रहा है. मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना बेस्ट दे सकूँ, और एक्सपेक्ट भी करता हूँ आपसे बेस्ट का. मैं ये चाहता हूँ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें by reading and rereading NCERTs again and again, and focus primarily on developing an MCQ solving skills as well as writing answers for the mains exam. Whether you give the PCS or the UPSC, it's up to you, but I would like you to do that. पढ़ने से ज़्यादा करने पे मैं विश्वास रखता हूँ, और मैं आपको भी यही हिदायत दूंगा. ठीक है जी. एंड टू डाउनलोड दीज नोट्स, आज हमने न्यूज़ देखी है कि आपका जो टेलीग्राम है वो शुरू हो चुका है. तो मैं आज इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद सारे के सारे नोट्स, हमारे लगभग जो 17th लेक्चर था वहाँ से नोट्स पेंडिंग है, तो वहाँ से लेके अभी तक के नोट्स जो लेक्चर 26 है वहाँ तक के मैं सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दूंगा. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, सो विदाउट फर्दर अड्यू हम ये शुरू करते हैं. ठीक है. राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर. ऑलराइट. तो गुप्ता एम्पायर जो है, ये जब आपका कुशन एम्पायर जो है नॉर्थ इंडिया में डोमिनेट कर रहा था इस समय, जब गुप्ता एम्पायर यानी शुरू हो रहा था बेसिकली, तो कुशन एम्पायर वाज डोमिनेटिंग द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एज वेल एज. ये मथुरा तक आ चुके थे. कुशन एम्पायर काफ़ी बड़ा था, छोटा एम्पायर नहीं था कुछ. और जो सतवाहनास है, सतवाहनास वर डोमिनेटिंग द डेक्कन. पूरा कंट्रोल था सतवाहनास का डेक्कन तक. यानी आप ये मान के चलिए कि गुजरात से लेके नीचे कर्नाटका तक, प्लस आंध्रा वगैरह का जो रीजन है वो वाला भी, एक्सेप्ट उड़ीसा कलिंगा वाला रीजन, इतना पूरा रीजन इन्हें कॉन्कर करके रखा था. इसके बीच में हम देखते हैं डेवलपमेंट होता है गुप्ता एम्पायर का, इन दोनों के बीच में सैंडविच की तरह. और दोनों को किस तरीके से ये पूरी तरीके से हटाते हैं अपने मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां से, और पूरा इतना हिस्सा डोमिनेट करते हैं. हम ये देखेंगे किस तरीके से होता है. तो इमरजेंस क्या है? Disintegration of the Kushan Empire in the North India and Satavahanas in the Deccan led to the rise of several regional powers. छोटे छोटे पावर्स आ गए. जैसे हमने कुशन्स के इसमें देखा, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ पे आपके माद्रास, माद्रकास, जो भी आप बोलना चाहें, माद्रकास या माद्रास, योदेहस, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. जो मैंने ये रीजनल किंगडम्स की बात बताई थी, उसमें मैंने ये बताया हुआ था. जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने रीजनल किंगडम्स का एक चार्ट पढ़ा था, आप देखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि मारकास, एक माद्रास थे, सॉरी, और मारकास, माद्रास, ठीक है, और एक योदेहास. ये इन लोगों ने जो हरियाणा और आपका जो वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है वो एरिया करके रखा था. और ये सतवाहनास में हमने इसमें देखा था इक्ष्वाकुस थे आपके.
अभिहारास, एंड अ स्लो इमर्जेंस ऑफ चालुक्य बोल सकते हैं। स्लो इमर्जेंस इनका शुरू हो चुका था चालुक्यास का इस समय पे। अमॉन्ग दीज पावर्स द गुप्तास एस्टेब्लिश द सेकंड ग्रेट एम्पायर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। गुप्तास कहाँ डेवलप हो रहे थे? गुप्तास भी डेवलप हो रहे थे। इट वाज अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी अर्लियर बट इन कौन सा रीजन? मगध एंड विदिशा। और कंट्रोल कहाँ से करना चालू किया इन्होंने? चालू किया जो दक्षिण पथ का मेन सेंटर था आपका उज्जैन से। उज्जैन के ऊपर से कैपिटल बना, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे हम, उनकी कैपिटल थी ये उज्जैन। तो बहुत ही अच्छे से ये वाला जो रीजन है सेंट्रल इंडिया का और पूरा का पूरा यहाँ से कंट्रोल किया जाता था। Why are the Guptas so important? Re-established imperial unity in the northern India after decline of the Kushans. मैंने बताया था आपको कि इंपीरियल पावर क्या होती है। इंपीरियल पावर वो होती है जो अपने आसपास के रीजन को भी कंट्रोल करती है। मैं खुद तो पावर हूँ ही, लेकिन मैं आजू बाजू का जो एरिया है सराउंडिंग उसको भी कंट्रोल कर रहा हूँ बाय माई पॉलिसीज, बाय माई प्लानिंग, बाय माई टैक्सेशन, बाय माई द स्ट्रेंथ ऑफ माई आर्मी। तो वो एक इंपीरियल पावर होती है जो अपने दम पे किसी और पावर को गिराने का दम रखती है। जैसे हमने जो स्टार्टिंग में देखा कि महाजनपदा एरा के बाद सबसे पहले जो एक इंपीरियल पावर जो डेवलप हुई वो थी मौर्यन साहब के। पैन इंडिया पूरा कंट्रोल किया गया। उसके बाद आते हैं गुप्ताज। ये एक इंपीरियल पावर बन के उभरते हैं जो कि पूरा का पूरा इतना बड़ा एरिया इंडिया का, लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर लेते हैं। फिर हम आगे जाके देखेंगे, जब मेडिवल में आएंगे हम, तो हम मुगल्स को देखते हैं, सेम काम किया। और मॉडर्न इंडिया में यही काम ब्रिटिशर्स ने किया। दे वर द इंपीरियल पावर। दीज आर द 4 इंपीरियल पावर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। गुप्ताज ओवरसॉ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मैंने जैसे कहा कि ये पिनेकल था ट्रेड का, मनी का, वेल्थ का इंडिया में। सब कुछ अपने टॉप पे चल रहा था जब गुप्ता का रूल एंड हुआ था। प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड रिलीजन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से यहाँ पे मतलब होता है, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से यहाँ पे मतलब होता है हमारा कि टाइम कितने ज़्यादा, यानी जितने ज़्यादा राजा होंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा टाइम रहेगा, सेम पॉलिसीज रहेंगी। तो लगभग लगभग 350 साल तक राज किया इन लोगों ने, गुप्ताज ने इंडिया पे। बहुत बड़ा टाइम पीरियड था, काफ़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही इस समय पे। सॉरी। Their period is often referred to as the golden age of ancient India. Very important aspect of this period. टेरिटोरियल बेस भी इनका हम देख लेते हैं, क्या क्या था, कहाँ कहाँ इनने कॉन्कर किया। तो गुप्ता एस्टेब्लिश देयर रूल अराउंड 320 एडी। इस समय इनका रूल शुरू होता है। अनुगंगा का एरिया जो है आपका मिडिल गैंजेटिक बेसिन, जो कि आपका अपर गैंजेटिक वाला पार्ट हो गया यूपी तक, उत्तरांचल वाला पार्ट, हिमाचल उत्तरांचल वाला पार्ट, ये आपका अपर गंगा हो गया। उसके बाद आता है यूपी से लेके बिहार तक का रीजन, ये होता है आपका मिडिल गैंजेटिक प्लेन। और फिर आता है बिहार से लेके वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश तक जाता है जो, वो आता है आपका लोअर गैंजेटिक प्लेन। तो ये मिडिल गैंजेटिक प्लेन है जो अनुगंगा, ये वाला एरिया पूरा बिहार यूपी का, दे हैव टुक ओवर इट। आप एमपी का भी हिस्सा आ जाएगा इसमें, राजस्थान का हिस्सा आ जाएगा कुछ, ओके। ये वाले हिस्से जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाले हिस्से भी इसमें आ जाते हैं। प्रयाग, आप इलाहाबाद वाला जो रीजन है आपका यूपी का ही। साकेत, ये अयोध्या का रीजन है। और मगध, ठीक है, ये वाले एरियाज इन्होंने कॉन्कर कर लिए पूरे। सिग्निफिकेंस क्या है गुप्ता एज का कि गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, वैसे क्लासिकल एज भी बोले थे। इसमें जो डेवलपमेंट होता है, इट वाज द क्लास पिनेकल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऐसी चीजें ना पहले कभी देखी गई, ना उसके बाद उस समय के बाद कभी देखी गई। तो एक क्लासिक बन जाती है। क्लासिक का बेसिक मतलब यही होता है कि इसके पहले भी ऐसा कुछ नहीं देखा गया और इसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं आएगा, वही क्लासिक होता है। यानी एक पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज जो उस उतना एरा जो है, एक पर्टिकुलर विंडो है टाइम की, उसको डिफाइन कर देती है, दैट इज क्लासिक। द पीरियड विटनेस पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, लर्निंग, इमर्जेंस ऑफ रिनाउंड स्कॉलर्स एंड पोएट्स। बहुत सारे इसमें लिटरेरी एडवांसमेंट बहुत होते हैं, संस्कृत पे बहुत काम किया जाता है इस समय, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, कल्चर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, और ये सब जो है आपके, ये लोग कोर्ट में थे चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के, हम देखेंगे आगे। कालिदास, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। गुप्ता रूलर्स वर इंपॉर्टेंट पेट्रन्स ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एंड रिलीजन।
न्यू टाइप के रिलीजन जो है आपका, जो वैदिक रिलीजन फिर से रिवाइवल जहाँ पे मिलता है शुंगास के बाद, वो यहाँ पे आके कम्प्लीटली डेवलप होना इन पैन इंडिया फॉर्मेट शुरू हो जाता है कि अब सब लोग बुद्धिज्म की बातें छोड़ के फिर से वैदिक धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया में डिक्लाइन शुरू हो जाता है बुद्धिज्म का और जैनिज्म दोनों का, और वापस से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पीटस मिलता है आपके वैदिक रिलीजन को। और अब जो हम यहाँ से जो हम फॉर्मेट देखना शुरू करते हैं वैदिक रिलीजन का, वो आज का प्रेजेंट टाइम का हिंदू धर्म का फॉर्मेट है। अगर मैं आपको बोलूंगा क्या वैदिक धर्म और हिंदू धर्म सेम है, तो नहीं, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं, दोनों की प्रैक्टिसेस बहुत अलग अलग है, आइडियाज सेम है, प्रैक्टिसेस रिचुअल्स बहुत अलग अलग है। मुझे आज अगर कुछ भगवान से मांगना है, मैं मेरे घर में मंदिर है, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, मैं भगवान से मांग सकता हूँ, मेरा भगवान के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा ट्रांजैक्शनल कनेक्शन है वो वाला बोल रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल के मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने मेरे को कुछ दे दिया। पहले के समय में आपको अगर भगवान से कुछ मांगना है, भले ही वो मोक्ष हो, भले ही वो अपना प्रजा के लिए बात करनी हो या कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो कोई भी सोसाइटी का, आप जाके हवन करवाते थे, आप जाके दान करते थे। आज के टाइम में वो चीजें इतनी नहीं होती। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलता है हमें गुप्ता एम्पायर का, कि भाई एक नया फेस चालू हुआ इंपीरियलिज्म का इंडिया में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये जो है ये सबसे अच्छा ईपॉक माना जाता है, यानी इस समय गवर्नेंस, कल्चरल, लिटरेचर, इंटेलेक्चुअल लाइफ सब अपने पीक पे था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुशन के डिक्लाइन के बाद जो है इंडिया में जो था पॉलिटिकल वैक्यूम इतना बड़ा था और इतने छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हो गए थे, जिसमें से गुप्तास भी थे, कि फ्रेगमेंटेशन अपने पीक पे था। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ये एक रीजन है, ऐसा मान लीजिए इसका ये एक टेरिटरी है, तो ये आज मेरे पास है, हो सकता है कल मेरे पास ना हो, किसी ने कॉन्कर कर लिया, अपने इसमें जोड़ लिया इसको, और मान लीजिए कि परसों फिर से मेरे पास है। ये सीन चल रहा था, यानी कोई भी टेरिटरी कोई भी कभी भी कॉन्कर कर सकता था अपने बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मिलिट्री माइट, या फिर ट्रेड पे कंट्रोल कैसा है उसका। ठीक है, बहुत आसान था उस समय पे, फ्रेगमेंटेशन इतना ज्यादा था, यूनिफिकेशन बहुत कम था, तो गुप्ताज ने आके ये चीज चेंज करी। सोर्सेस बात कर लेते हैं हम गुप्ता हिस्ट्री के कुछ, जैसे लिटरेरी सोर्सेस है जो पुराण में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से शुरू हुआ, सब संस्कृत में लिखे गए, और इनका जो डेवलपमेंट है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से इस पीरियड में होता है और कंटिन्यू रहता है लेट गुप्ता पीरियड तक। द फॉलोइंग पुराण प्रोवाइडेड जीनोलॉजी ऑफ गुप्ता एम्पायर, इनकी जीनोलॉजी तक लिखी गई है इन पुराणों में। ठीक है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण, इन सब में आपको सब इनकी जीनोलॉजी मिल जाती है गुप्ता पीरियड की। विशाखादत्त के दो काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है रामगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त टू के बारे में। ठीक है, और एक है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से हमें पॉलिटिकल ट्रेडिशंस क्या थे उस समय के वो मालूम पड़ते हैं। ये दोनों किताबें हैं, विशाखादत्त ने लिखी है। ओके, कालिदास के कुछ काम है। कालिदास वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य इन उज्जैन। ठीक है, उनके 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने क्या किताबें लिखी? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम। तो ये जो है ये किताबें उस टाइम का जो है गवर्नेंस, सोसाइटी और रिलीजन कल्चर के बारे में हमें बताती है गुप्ता एज के। फिर फाहीन आते हैं कुमार गुप्त के समय। ठीक है, या चंद्रगुप्त टू के टाइम, यानी उसी रीजन टाइम के बीच में आते हैं। मोस्टली चंद्रगुप्त टू बोला जाता है, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में आए थे फाहीन। पर एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, उसमें आंसर कुमार गुप्त था उनका। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से है, हम क्योंकि पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मैं तो कुमार गुप्त बोलूंगा, लेकिन नोट्स में मैंने चंद्रगुप्त मेंशन करके रखा है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अकाउंट क्या है इसका फाहीन का? ये एक किताब लिखी थी उन्होंने, वो किताब जो है उसमें जो सारी चीजें हैं मोस्टली की चंद्रगुप्त टू के टाइम पे थे, आए थे नालंदा पढ़ने के लिए। और फिर उनके अकाउंट में हमें दिखने को मिलता है कि यहाँ की सोशल कंडीशंस क्या थी, और फिर यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, और जनरल कंडीशन क्या थी पीपल की। वो बोलते हैं कि इनके जैसे जब आए थे वो बोलते हैं यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं और पोलाइट हैं, इस तरीके की बातें फाहीन ने लिखी है अपने अकाउंट्स में। इंस्क्रिप्शन, कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं हमें गुप्ता पीरियड के, जैसे प्रयाग प्रशस्ति मिलती है हमें हरिसेना की। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति है आपकी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त, ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में आपका जो है
अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसके ऊपर समुद्रगुप्त ने भी कुछ कुछ लिखवाया, उसके बाद में आके जहांगीर ने भी कुछ कुछ लिखवाया उसके ऊपर। 3 पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसे, याद रखिएगा ये 3 पिलर, 3 रूलर इंस्क्रिप्शन, नॉट सॉरी 3 रूलर इंस्क्रिप्शन, नॉट पिलर, 3 रूलर इंस्क्रिप्शन। कौन कौन है वो 3 रूलर आपके? अशोका, समुद्रगुप्त और जहांगीर। ये तीनों राजाओं ने कुछ कुछ लिखवाया है इस पिलर के ऊपर। तो ये प्रयाग प्रशस्ति हो गई आपकी। फिर एक मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है चंद्रगुप्त 2 का। ओके, बिलसादा इंस्क्रिप्शन मिलता है कुमारगुप्त का। भिरतरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का, ये यूपी में है दोनों। जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, जो जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन था पहले अशोका ने लिखवाया, फिर उसके बाद रुद्रदमन ने भी लिखवाया उस पर, फिर आपके स्कंदगुप्त ने भी लिखवा दिया उसके ऊपर। फिर कुछ न्यूमिस्मेटिक एविडेंस मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स जो आपके इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशांस, इनके टाइम पे जो प्रैक्टिस नई नई शुरू हुई थी, कुशंस ने, जैसे हमने पढ़ा था वीमा केडिप्सिस, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हमने लेकर आए थे। यहाँ पे जो है गोल्ड कॉइन का ये पीक एरा था, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन इस टाइम पे मिंट किए गए हैं, गुप्ता एरा के टाइम पे। Gupta coins are valuable sources of the reconstructing their political, cultural, and religious history of the period. Particularly important are the कुमार देवी टाइप गोल्ड कॉइन्स। हम देखेंगे नीचे गोल्ड कॉइन्स भी किस तरीके से कुमार देवी टाइप के गोल्ड कॉइन्स वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड कॉइन्स है। तो चंद्रगुप्त वन के थे कुमार देवी जो थी, जो इनकी वाइफ थी चंद्रगुप्त वन की। गुप्ता coinage reflects रॉयल टाइटल्स, रिलीजियस बिलीव्स, मिलिट्री अचीवमेंट्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें गुप्ता की जो कॉइनेज है उनसे हमें प्राप्त होते हैं। यह सारे सोर्सेज की एक लिस्ट है जो हमने ऊपर डिस्कस करे, बस इन टेबुलर फॉर्मेट। एक कंफ्यूजन की एक लाइन बता देता हूं मैं आपको, कि मैं कंफ्यूज होता था इसलिए मैं आपको बता देता हूं। चंद्रगुप्त का नाम कहाँ से शुरू होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, मौर्य, यहाँ से नाम शुरू होता है चंद्रगुप्त का। ठीक है, ये वाला जो नाम है यहाँ से शुरू होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये पहले आए थे। ये कौन से डायनेस्टी के? ये मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है, इनकी वाइफ थी चेलाना। ठीक है, जिन्हें नंदिनी भी कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों का जो बेटा था वो था बिंदुसार, याद रखेंगे ये अपन। ओके, इसके बाद वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। गुप्ता डायनेस्टी में हमें 2 चंद्रगुप्त मिलते हैं, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन, याद रखिएगा ये। यहाँ पे अब ये गुप्ता डायनेस्टी चालू हो गई है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त वन है। ऑलराइट, याद रखेंगे। इनकी पत्नी थी कुमार देवी। विशाखा दत्त ने कौन सी किताब लिखी है? विशाखा दत्त ने आपकी किताब लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। कहाँ लिखी गई है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये किताब लिखी गई है देवी चंद्रगुप्तम। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी, इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ। इसके बाद एक और राजा आते हैं इनके, चंद्रगुप्त 2। ठीक है, ये उज्जैन वाले हैं, अपने उज्जैन वाले विक्रमादित्य, उज्जैन, विक्रम बेताल। ऑलराइट, इनके इसमें क्या है, इनके जो बाद में हम देखेंगे कुमारगुप्त के जो आएंगे इनका टाइटल आएगा इंपॉर्टेंट, विक्रमादित्य। ये इनका टाइटल है ना, इनका टाइटल है ना इनका टाइटल है, ना चंद्रगुप्त मौर्य का टाइटल है ना चंद्रगुप्त वन का टाइटल है, ये टाइटल है चंद्रगुप्त 2 का, विक्रमादित्य। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, बहुत बेसिक है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के, और गुप्ता डायनेस्टी के 2 चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन जिनकी पत्नी थी कुमार देवी, क्योंकि सिक्के मिलते हैं कुमार देवी टाइप के सिक्के मिलते हैं चंद्रगुप्त वन के। दूसरी चीज है जो देवी चंद्रगुप्तम किताब लिखी है विशाखा दत्त ने आपके। ठीक है,
और चंद्रगुप्त टू है, उज्जैन के राजा थे, नरेश थे उज्जैन के। विक्रम बेताल वाली जो कहानी हमने देखी है बचपन में, वो इनके ऊपर है। इनका जो टाइटल था विक्रमादित्य था चंद्रगुप्त टू का। ओके, कंफ्यूजन पॉइंट है इसलिए समझा रहा हूँ। ये है आपका पैन इंडिया गुप्ता एम्पायर। इस तरीके से ये लोग कंट्रोल करते थे। अगर आप देखेंगे मेन रीजन इनका ये था। ओके, यहाँ तक इनका कंट्रोल था, ईरान उज्जैन, ये यहाँ तक पूरे रीजन पे, ये वाले रीजन को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा जो ट्रेड रूट है ये कंट्रोल करते थे अपने मिलिट्री के दम पे। तो यहाँ तक इनका लगभग लगभग पूरा जो था मेन कंट्रोल जम चुका था इस रीजन पे। ये वाला भी एरिया अंदर आ चुका था। ये सारी रीजन गुप्तास कंट्रोल करते थे। आप ये मैप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मैप है, बहुत ही इलेबोरेट मैप है। आप ये इंडेक्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या क्या है। अलग अलग राजाओं में अलग अलग चीज़ें का कलर कोडेड है। गुप्ता का हार्टलैंड चंद्रगुप्त वन के टाइम, गुप्ता एम्पायर समुद्रगुप्त के टाइम कितना बड़ा था, पर्पल कलर में है जो ये वाला रीजन। धीरे धीरे कैसे बड़े होते गए गुप्ता एम्पायर, कैसे जाके एक पैन इंडिया एम्पायर बनता है, ये पूरी बातें इसमें लिखी गई है। ठीक है, कहीं कहीं पे ट्रिब्यूटरी भी ली जाती थी, ये लिखा हुआ देखिए, ट्रिब्यूटरी ऑफ समुद्रगुप्त, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंद्रगुप्त। यहाँ से पैसा कलेक्ट करते थे लोग, प्रोटेक्शन में नहीं। ऑलराइट तो ये मैप देख लीजिए, नीचे भी एक मैप है, नीचे बेसिक मैप है थोड़ा सा समझाने के लिए बस। तो राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर हम बात करते हैं थोड़ी सी, कि कौन से रूलर्स रहे और कैसे स्टार्ट हुआ आपका गुप्ता एम्पायर। तो हम इसका जो श्रेय देते हैं ये श्रीगुप्त को जाता है। इनके बारे में ज्यादा जानने की बात नहीं है, लेकिन यह है कि इत्सिंग जो है आपके, जो एक फॉरेन ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर, वो इनके समय में आए थे। ठीक है, हम नीचे एक चार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये बात भी। तो बस मैं बता रहा हूँ कि श्रीगुप्त से इनकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन हम पहले राजा की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो थे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन was the first important ruler of the Gupta dynasty and is regarded as the real founder of Gupta empire. शुरू भले ही श्रीगुप्त ने किया, लेकिन रियल फाउंडर हम चंद्रगुप्त वन को मानते हैं। ये 319-320 एडी में राजा बने। His kingdom included साकेत, प्रयाग, मगध। ठीक है, साकेत आता था आपका, साकेत मतलब अयोध्या आज के टाइम का। प्रयाग आता था इलाहाबाद जो था एल्सवाइल वो, और मगध का रीजन जो है आपका पाटलिपुत्र वाला जो पार्ट है, बिहार वाला जो रीजन है वो आता। तो इन्हें मैरिज अलायंस कहाँ करी, कुमार देवी से शादी करी इन्होंने। कुमार देवी कहाँ की प्रिंसेस थी, लिच्छावी क्लैन की, नेपाल में है जो। ठीक है सॉरी, लिच्छावीज वर एन एंशिएंट प्रेस्टिजियस रिपब्लिकन क्लैन एसोसिएटेड विद द वैशाली। वैशाली इसकी कैपिटल हुआ करती थी, लिच्छावीज की। हमने पढ़ा था ना जब हम पढ़ रहे थे अपना महाजनपद, उसमें हमने लिच्छावीज के बारे में पढ़ा था कि वज्जी क्लैन होता था, या वज्जी आपका महाजनपद होता था, उसके अंदर 8 कन्फेडरेसी थी। 8 कन्फेडरेसी में से एक जो थी आपकी लिच्छावी थी। द मैरिज ग्रेटली एनहेंस द लेजिटिमेसी एंड प्रेस्टीज ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी की जो ये ऑब्वियसली अगर आप इसमें राजाओं के साथ विवाह करेंगे तो आपकी भी वो जो है लेजिटिमेसी और प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ द अलायंस रिफ्लेक्टेड कुमार देवी टाइप गोल्ड कॉइन्स जॉइंटली डिपिक्टिंग चंद्रगुप्त वन एंड कुमार देवी। ठीक है, इंपीरियल टाइटल्स क्या थे चंद्रगुप्त वन के, तो इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल यूज किया था पहली बार इंडिया में। पहली बार वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, किंग ऑफ किंग्स। इसके पहले हमने कहाँ देखा है ये वाला टाइटल, हमने कनिष्क केस में देखा है। कनिष्क खुद को बोलता है ना किंग ऑफ किंग्स, सर्वभूपति, किंग ऑफ किंग्स, देवपुत्र, कनिष्क के टाइटल से महाराजा धीराज तो ये वहां लगता है। द अडॉप्शन ऑफ दिस टाइटल इंडिकेट्स द इमर्जेंस ऑफ गुप्ता एज एन इंपीरियल पावर। ओके, कॉइनेज तो फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स, कुमार देवी टाइप जो कॉइन्स है वो गोल्ड कॉइन ही है वो। गुप्ता कॉइनेज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द डायनेस्टी। ठीक है, इसी समय पे हम गुप्ता एरा की शुरुआत देखते हैं। गुप्ता एरा इज अ टाइप ऑफ कैलेंडर। मैंने आपको कैलेंडर्स नहीं पढ़ाया अलग से, साका कैलेंडर और गुप्ता, अब विक्रम आएगा बाद में, तो कैलेंडर नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं हो सकता है कहीं कहीं मेंशन कर दूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इंडिया में जो हम ऑफिशियली यूज करते हैं साका कैलेंडर है। ठीक है, साका कैलेंडर यूज होता है, जो करंट साल चल रहा है उसमें से हम 76 माइनस कर देते हैं तो आपका साका कैलेंडर आ जाता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे थे, अगर लगेगा तो कहीं पे मैं बाद में डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बहुत बेसिक है। अगर आप कहीं से भी पढ़ेंगे ऑनलाइन, कैलेंडर्स ऑफ इंडिया टाइप कर लीजिएगा, सब आ जाएगा उसमें। 4 कैलेंडर है इंपॉर्टेंट इंडिया के, साका,
ठीक है, फिर ये गुप्ता एरा, उसके बाद आपका विक्रम एरा, और एक आता है हिज्र। हिज्र आता है आपका जो आपके जो सल्तनत के समय का था, इस्लामिक रूल जब चल रहा है तो हिज्र कैलेंडर भी यूज होता था। ये वहां से शुरू होता है जब मोहम्मद साहब ने मदीना से मक्का की तरफ मोशन चालू किया था, यानी चलना चालू किया था, वहां से ये समय शुरू होता है। तो वो वाला भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंडिया में काफी डेवलपमेंट हुआ उसका भी। तो ये 4 कैलेंडर इंडियन कैलेंडर से ये इंपॉर्टेंट है। द गुप्ता एरा इज ट्रेडिशनली बिलीव टू हैव बिगन इन 319 AD। तो इफ यू नो कि अगर आपको आज के टाइम पे गुप्ता एरा के हिसाब से समय निकालना है तो आज के दिन में 320 माइनस कर देना, तो आज वो वाला गुप्ता एरा वाला साल आ जाएगा। मार्किंग द असेशन ऑफ चंद्रगुप्त वन, इट लेटर बिकेम एन इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है किसका? चंद्रगुप्त वन का, ठीक है, ऑफ चंद्रगुप्त वन। तो फाउंडेशन डाला इन्होंने गुप्ता एम्पायर का, रियल फाउंडेशन, नॉट फाउंडिंग फाउंडेशन, रियल, यानी स्ट्रेंथ, एज ए स्ट्रेंथ महाराज यधिराज के रूप में आए ये सामने। और इन्होंने कॉन्क्वेस्ट भी किया और डिप्लोमेसी भी दिखाई। इन्होंने बहुत सारे राज्य जो हैं उनको अपने अंदर लिया। महाराज राज का टाइटल जब आप कोई भी ले लेता था तो तभी ले सकता था जब बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करते थे कि हाँ भाई ये महाराजा राजा किंग ऑफ किंग्स बनने को तैयार है, हम इससे सबॉर्डिनेट लेवल पे हैं। तो कॉन्क्वेस्ट हुआ है। और डिप्लोमेसी हमने देखी कि शादी करी इन्होंने, ठीक है, राजाओं के घर में कुमार देवी से, एंड प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द वास्ट इंपीरियल एक्सपांशन अचीव्ड बाय हिज सक्सेसर समुद्रगुप्त। ठीक है, अब समुद्रगुप्त पर्सनली मेरे फेवरेट राजा है एंशिएंट इंडिया के, और बहुत काम किया, पूरा का पूरा जो मेजर काम था इन्हीं ने किया, बहुत अच्छे काम किया भैया। चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त एंड ही ट्रांसफॉर्म द गुप्ता किंगडम इनटू अ वास्ट एम्पायर थ्रू अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। ये थे एक्चुअली लड़ाकू बहुत बड़े, इनको नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और जैसे शादी करके भी राज संभाला जा सकता है चंद्रगुप्त से, हमने ये देखा। इनके इसमें वो सिस्टम नहीं है, लड़ाई करके राज होता है, लड़ लो जीत लो, वीर भोग्य वसुंधरा वाला फंडा, ठीक है, वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब इनकी एक प्रशस्ति है, ईयूलॉजी बोलते हैं हम इसे, ईयूलॉजी, जिसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रयाग प्रशस्ति है, ये लिखा था किसने? हरिसेना ने लिखा था। हरिसेना ने जो थे कोर्ट पोएट आपके समुद्रगुप्त के। कहीं पे हरिसेना लिखा है, कहीं पे हरिसेना होता है। मोस्टली जो मैंने टेक्स्ट पढ़े हैं उसमें हरिसेना लिखा था, SH, हरि SHEN, हरिसेना। और जो क्लासिकल टेक्स्ट है दे कॉल हिम हरिसेना, ठीक है, तो वट एवर यू फील लाइक, आपकी मर्जी। द इंस्क्रिप्शन इज engraved on a pillar that is originally contained edicts of Emperor अशोक। अशोका का पिलर था, उसी के ऊपर बाजू में कहीं जगह थी, हरिसेना ने भी लिख दिया कि भैया महान राजा है समुद्रगुप्त। ओके, बाद में जहांगीर है, उन्होंने देखा दो अजीब अजीब चीजें लिखी हुई है, अपन भी लिख देते हैं, तो उन्होंने भी लिख दिया तुर्की में। तुर्की में लिखा था, फारसी नहीं है, तुर्की है, ठीक है, याद रखना, मेडिवल पढ़ेंगे तो बताएंगे। इट रिकॉर्ड्स जीनोलॉजी ऑफ गुप्ता रूलर्स, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एंड हिज पर्सनल क्वालिटीज एंड अचीवमेंट्स। ऑलराइट, समुद्रगुप्ता इज डिस्क्राइब्ड एज द पुरुष और सुप्रीम बीइंग इन द प्रयाग प्रशस्ति, महानतम महानतम जीव। जो हमने वैदिक धर्म, वैदिक में पढ़ा था हमने, वैदिक एज में, उसमें मैंने बताया था पौरुष और प्रकृति। तो पौरुष यानी जो सबसे दिव्य चीज है, जो काम कर सकता है वो पौरुष, और जो काम करवाता है प्रकृति, वो पौरुष की इनको संज्ञा दी गई है इसमें। मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थे समुद्रगुप्त के, जिस वजह से मैं भी महान मानता हूँ इनको, वो देखते हैं। ये देखिए आप, गंगा वैली पूरी ले ली, एनेक्स कर ली। फ्रंटियर स्टेट, आजू बाजू के जो है छोटे छोटे राज्य जो है बटे हुए हैं, लिच्छावीज हो गया, मामा के घर में घुस गए थे, मामा का घर है लिच्छावियों का, अटैक कर दिया था, कुमार देवी के बेटे थे, वो मामा के घर में घुस गए, खींच लिया है पूरे का पूरा एरिया अपने अंडर। फ्रंटियर स्टेट्स, ट्रिब्यूट एंड स्यूजरेनिटी, आओ आके झुको, तब फिर तुमको माफ करेंगे, पैसा देकर लेकर आना।
ठीक है। साउथ इंडिया, डिफीट एंड रीइंस्टेटमेंट, हरा दिया साउथ इंडिया में, सतवाहन को हरा दिया। फॉरेस्ट किंगडम, सब्जुगेशन, आदिवासियों को बोला कि भाई सामान चाहिए, तेंदुपत्ता, तंबाकू, तेंदुपत्ता और फिर आपका लकड़ियाँ, इमली, ये सब जो फॉरेस्ट में मिलता था, लाओ, जानवर लाओ, सब्जुगेट कर दिया, पूरा दबा दिया पूरी तरीके से। फॉरेन रूलर्स, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, मान लो मैं यहाँ का राजा हूँ, नहीं तो आ जाएंगे हम मिलिट्री लेके। नॉर्थ वेस्ट से किसी ने भी आने की हिम्मत ही नहीं करी, सब खत्म हो गया वहां से। इस्लाम तो डेवलप हो ही रहा था उस सीजन में, जो छोटे मोटे एम्पायर थे वो चल रहे थे, लेकिन किसी भी एम्पायर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से अंदर आ जाए गुप्ता पीरियड में। अब जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो अंदर के अंदर ही हो रहा था, न चालुक्याज आए, जैसे राष्ट्रकूट है, गुर्जर प्रतिहार वगैरह, ये अंदर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था। बाहर से आना बंद हो गया, बाहर से कोई नहीं आ रहा था इंडिया में। Samudragupta greatly expanded the Gupta Empire through extensive military campaigns. Due to his uninterrupted military success, he is known as Napoleon of India. ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। He remained undefeated throughout his political career. अब समझा मैं इन्हें सबसे महानतम क्यों समझता हूँ, हारा ही नहीं बंदा कभी भाई, लड़ता ही रहा मरते दम तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजिकली लड़े ये, इनकी आप लड़ाई देखेंगे फेजेस में लड़ाई है। एक फेज में इतना एरिया कवर करना है मेरे को, दूसरे फेज में मेरे को फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम, कामरूप वाला रीजन है वो कवर करना है, फिर तीसरे फेज में मेरे को साउथ में आना है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग फेजेस में लड़ाई लड़ी है जीवन काल में पूरा। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे भी छोड़ दो कि हाँ पहले ये ले लेते हैं, अरे वो लोग अटैक करे तो वो भी ले लेते हैं, नहीं, वहां तक वहां पे झेला दूसरी जगह पे जहाँ लड़ाई चल रही है, जब तक ये वाली लड़ाई पूरी खत्म नहीं होती तब तक वहां नहीं गए। तो इस तरीके से उनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इस तरह से चला है। ये वाला बोल रहा था मैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ तो हमने बेसिक ये पढ़ा कि किस तरह से इनने अचीवमेंट क्या थे, पॉलिसी कैसी थी इनकी टेक ओवर करने की, कहाँ पे किसको दबाया, किस तरीके से जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सही में हुआ क्या है। ठीक है, तो गंगा यमुना दोआब में डिफीटेड एंड अनेक्स्ड इनटू द गुप्ता एम्पायर, गंगा यमुना दोआब पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया। नेपाल, असम, बंगाल, फ्रंटियर स्टेट्स एक्सेप्टेड गुप्ता सुजरैनिटी एंड पेड ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट देना पड़ा इनको। फिर आत्विका राज्य, फॉरेस्ट किंगडम जो थे आपके विंध्य के नीचे की तरफ, क्योंकि पूरा डीप साउथ तो जा ही नहीं पा रहे थे, सतवाहंस थे ऑलरेडी प्रेजेंट, और नए नए जो किंगडम्स आपके वो डेवलप होना शुरू हो गए थे, जो रीजनल किंगडम से इक्ष्वाकुस और यहाँ पे आपके जो अभिराज हैं, ये लोग तो नीचे इतना नहीं जा पा रहे थे, पर विंध्यास तक तो कॉन्कर कर ही सकते थे, तो इनको भी दबा दिया, सबड्यूट कर दिया। ईस्टर्न डेक्कन, साउथ इंडिया अप टू काची, डिफीटेड एंड रीइंस्टेटेड एज ट्रिब्यूटरी रूलर्स, इन लोगों को पूरा का पूरा अपने टेक ओवर कर लिया इस तरीके से। साकास, कुसान एंड रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान एक्सेप्टेड गुप्ता सुजरैनिटी, जो बचे हुए थे ये लोग थोड़े बहुत, उन्होंने बोला ठीक है भैया आप महाराजा धीराज, नो इश्यूज। अश्वमेध सैक्रिफाइस करवाया समुद्रगुप्त ने, हॉर्स सैक्रिफाइस प्रोक्लेम हिज इंपीरियल सॉवरेनिटी, इनके अश्वमेध टाइप गोल्ड कॉइन भी हमें देखने को मिलते हैं। पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग, कविराज कहा जाता था इन्हें, प्रयाग प्रशस्ति में भी कविराज कहा गया है इनको। ये क्या थे, एक तरीके से पोएट थे, कहानी लिखते थे, कविताएं लिखते थे जो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त वॉज नॉट मेरली कॉन्कर बट ऑल्सो पोएट, स्कॉलर एंड अ म्यूजिशियन। इनकी एक ना लूट एक करके होती है, लूट करके एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ भी इनके कॉइन्स हैं। ठीक है, सम ऑफ हिज कॉइन्स डिपिक्ट हिम प्लेइंग अ वीणा, वीणा बोल रहे हैं लेकिन होता वो एक्चुअली लूट है, जिस साइज का उसको दिखाया गया है वो लूट ही दिखता है, लूट एक छोटे टाइप का वीणा जैसे ही इंस्ट्रूमेंट होता है। हाईलाइटिंग हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड आर्ट्स, and he is one of the few ancient Indian rulers depicting playing a musical instrument on his coins. इसके बाद में फिर आते हैं तो फिर आपके कृष्णदेव राया को दिखाया गया है आगे जाके। ठीक है, मेडिवल इंडिया में जब हम अगर वो पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर तो उसमें मालूम पड़ेगा आपको, लेकिन उसके पहले इतना ये, क्योंकि क्या क्या होता है, म्यूजिक डांस ये सब कैजुअल चीजें हो जाती थी, दरबारी लोग करते थे राजाओं के लिए, राजा खुद करे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, ओझा सर नहीं बोलते, राजा वाली मेंटालिटी टाइप, तो दैट्स द सेम थिंग। तो उस तरीके से यहाँ पे सीन रहता है। इन्फ्लुएंस बियॉन्ड इंडिया, रिलेशनशिप विद श्रीलंका किस तरीके से था, तो जो था इनका फेम और इन्फ्लुएंस था इतना फैल चुका था कि भाई वहां पे भी सबको पता था क्या है। तो चाइनीज सोर्सेज बोलते हैं कुछ ये कि मेघवर्मन जो है, जो श्रीलंका के राजा थे, ठीक है, उन्होंने एक अपना एनवॉय भेजा था समुद्रगुप्त के पास, एम्बेसडर, कि भैया जाओ थोड़ा डिप्लोमेटिकली काम करके आओ, एंड रिक्वेस्टेड परमिशन टू बिल्ड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट बोधगया, बोधगया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने की परमिशन मांगी थी मेघवर्मन ने।
जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया, आराम से 3-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे पैराग्राफ में से। तो द मोनेस्ट्री लेटर डेवलप्ड इनटू अ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है समुद्रगुप्त का? ग्रेटेस्ट मिलिट्री रूलर गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। एक्सपांडेड गुप्ता एम्पायर इनटू अ पैन नॉर्थ इंडियन एम्पायर, कंबाइंड मिलिट्री प्रोग्रेस एंड कल्चरल अकम्प्लिशमेंट्स, ठीक है। गाना भी गाते थे लेकिन लड़ाई भी लड़ते थे। लेड द फाउंडेशन ऑफ अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल जेनिथ अचीव्ड अंडर चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त के टाइम पे सबसे पीक पे था, लेकिन उसके लिए जो तैयारी करी, ठीक है, उनके इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए, वो समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। अगले रूलर आते हैं आपके रामगुप्त। यहाँ पे डिस्प्यूटेड रूलर इसलिए लिखा गया क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे क्या इशू है, यानी कि रामगुप्त को माना भी जाता है, कुछ लोग मानते हैं हिस्टोरियंस, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं है वो इस लीनेज का हिस्सा, पर कुछ लोग मानते भी हैं। तो हम ये बात करेंगे इसमें, ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। तो रामगुप्त का जो नाम है, इट डज नॉट अपीयर इन ऑफिशियल जीनोलॉजीज एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हमने कौन सी 2 चीजें पढ़ी? हमने पढ़े पुराण के बारे में जाना हमने, कि पुराण में जीनोलॉजी मिली है और प्रयाग प्रशस्ति में मिली है। अब ये दोनों जगहों पे रामगुप्त का नाम नहीं है, ठीक है। पर इनकी जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कहा, सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम, जो कि एक किताब है जो विशाखा दत्त ने लिखी है। अब लिखने को तो मैं आज कुछ भी लिख दूं, मैं बोल दूंगा एक बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था 4,000 किलो का, ठीक है, और वो डांस करता था, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। मान लीजिए आज से अगर मान लीजिए 5,000 साल बाद कोई पढ़ेगा, उसको किसी को मिल गया वो किताब, तो उसको तो लगेगा ना, कुछ लोग बोलेंगे था, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे भाई कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। अगर ऐसा कोई जानवर होता तो भाई उसकी लीनेज होती, पूरी की पूरी डेवलपमेंट दिखाई देता, एवोल्यूशन कुछ दिखाई नहीं है। पर कोई बोलेगा नहीं यार किताब में तो लिखा है। उस तरीके का एग्जाम्पल हमें रामगुप्त के सिलसिले में देखने को मिलता है। देयरफॉर हिज हिस्टोरिसिटी रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियंस। अकाउंट क्या है देवी चंद्रगुप्तम में, क्या क्या बात बोली गई है, बस हम ये देख लेते हैं एक बार, कि एक भाई प्ले है। रामगुप्त जो है इसमें सक्सीड करते हैं समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आते हैं और गुप्ता एम्पायर के राजा बन जाते हैं। इनको दिखाया गया है कि ही वाज अ वीक एंड इनडिसाइसिव रूलर, अच्छे से रूल नहीं कर पाते थे। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाला जो राजा है उसको अच्छा दिखाने के लिए हम एक बीच में एक कैरेक्टर तैयार किया गया होगा विशाखा दत्त के द्वारा, जिसको बोल दिया हो कि भाई तुम इसको वीक बनाओ ताकि आगे वाला जो आने वाला और ये इस रूलर के पिछला वाला जो रूलर है वो स्ट्रांग दिखे। ये भी किया जाता है, काफी किताबों में किया जाता है कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका काम होता है रिलेटिविटी स्टैब्लिश करना। तो वो भी हो सकता है कि वो किया गया हो। तो सो ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद द शाका रूलर रामगुप्ता एग्रीड टू सरेंडर टू द एनिमी। अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा पैन इंडिया एम्पायर गुप्ता का बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था, पर इसमें ऐसा दिखाया गया है। हिज यंगर ब्रदर चंद्रगुप्त अपोज्ड हिज दिस डिसीजन, ठीक है। चंद्रगुप्त टू जो है उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। चंद्रगुप्त सब्सिक्वेंटली किल्ड द शाका रूलर एंड सेव्ड द किंगडम। अब ये कहानी में इस तरीके से बताया गया। अब आप समझे कि इसको डिस्प्यूटेड क्यों कहा गया, क्योंकि जीनोलॉजी में हमें कहीं नहीं मिलता है नाम, लेकिन हमें किताब में मिलता है जिसमें उसे कमजोर बताया गया है, ताकि चंद्रगुप्त टू के लिए एक प्रेमाइस तैयार हो सके कि वो इतने महान थे कि उन्होंने शाका रूलर्स को हरा के फिर से जो समुद्रगुप्त उनके दादाजी द्वारा स्टैब्लिश किया, जो पिताजी द्वारा स्टैब्लिश किया गया जो वो था राज्य था, उसको बनाए रखा। पॉसिबल है, हो सकता है हो भी, वी डोंट नो अबाउट इट मच। न्यूमिस्मेटिक एविडेंस क्या मिलता है? तो वो सेंट्रल इंडिया में कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं हमें इस नाम से, रामगुप्त के नाम से। पर ये भी हो सकता है कोई लोकल राजा हो या कोई बाद में आया हुआ राजा हो, कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं उसका, ये हो सकता है। These coins provide indirect evidence of supporting his existence. तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है रामगुप्त का, कि अनसर्टेन है भाई, पोजीशन पक्का नहीं है या नहीं है। लिटरेरी एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस जो है ये एग्जिस्टेंस जो है इसकी लिटरेरी जो सोर्सेस है वो नहीं करते हैं, यानी जो करते हैं वो विशाखा दत्त की अपनी किताब है देवी चंद्रगुप्तम, और न्यूमिस्मेटिक जो सिक्के मिले वो करते हैं बस। एक्चुअल जिसको फोकस किया जाता है, हम पुराण पे बात कर रहे हैं जैसे, तो वहां तो नहीं मिला, ना ही हमें इंस्क्रिप्शन में मिला एविडेंस, ठीक है। ये यही लिखा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या दिए गए फेवर में और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है, कि नाम मिलता है जैसे आपको कॉपर कॉइन्स मिले हैं हमको ईरन विदिशा में रामगुप्त के नाम के। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे तो गोल्ड कॉइन्स आने लग गए थे भारी मात्रा में, तो कोई कॉपर के कॉइन्स और लेड के कॉइन्स में क्यों ही नाम डालेगा अपना, इतना महान राजा होके, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें कुछ कुछ आती है।
ऑलराइट गाइस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। ओके, अब ये आते हैं हमारे अगले महानतम राजा चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र जो है चंद्रगुप्त टू, अपने दादाजी चंद्रगुप्त का नाम लगा के आ जाते हैं और नया टाइटल लेकर आते हैं अपने साथ, विक्रमादित्य का। पहली बार ये टाइटल हमें दिखाई देता है इंडियन हिस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त टू रिमूव्ड एंड किल्ड हिज ब्रदर रामगुप्त एंड असेंडेड टू द थ्रोन, क्योंकि वो कमजोर थे और शाका के साथ हाथ मिलाने वाले थे, तो उनको मार दिया रामगुप्त को और खुद राजा बन गए। अंडर चंद्रगुप्त टू द गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट्स द हाइट ऑफ इट्स पावर एंड प्रेस्टीज, जो पिताजी ने बना के दिया उसको और आगे ले गए अपने। मैट्रिमोनियल अलायंस, इनने शादी के बहुत सारे काम करे भैया, शादी वादी करी इन्होंने भी काफी जगह पे, वापस से समुद्रगुप्त की जगह जो शादी के इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं था, वापस से हम शादी वाले लाइन में आ जाते हैं कि अब अलायंस करनी है तो शादी करना सबसे अच्छी चीज है। तो इन्होंने शादी किससे करी, तो प्रभावती देवी से शादी करी इनने, नहीं सॉरी, प्रभावती गुप्ता तो इनकी बेटी थी, सॉरी मिस्टेकन मिस्टेकन, ओके आई एग्री। प्रभावती गुप्ता जो इनकी बेटी थी उनकी शादी इनने कराई वाकटका, जो आपके राजा है रुद्रसेन, उनसे, ठीक है। रुद्रसेन टू से प्रभावती गुप्ता की इनने शादी कराई, और इनके जो अलायंस थी इससे क्या हुआ कि डेक्कन में इन्फ्लुएंस बढ़ गया इनका, शाकास को हराया। मैंने बताया शाकास आखिरी में जब खत्म हो गए थे लगभग लगभग इस तरफ से, और पहलवास वगैरह और कुशन्स आ गए थे, तो थोड़ा सा हिस्सा बचा था शाकास के पास, एक लोकल रीजन बचा था, उसको खत्म कर दिया इनने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात वाला हिस्सा जहाँ पे शाकास बैठे हुए थे। These regions had been under the rule of Sakas, Western Satrapas, for nearly 4 centuries. 400 साल राज किया साकास ने इस रीजन पे। तो एक्विजिशन ऑफ गुजरात थ्रू द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ भरूच एंड कैम्बे रीजन, जो मुंबई में है आपका, अंडर द गुप्ता इन्फ्लुएंस, ये वाला एरिया जो है टेक ओवर कर लिया। द कॉन्क्वेस्ट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ हिज रेन। ये सिग्निफिकेंस क्या है इस कॉन्क्वेस्ट का, कि वेस्टर्न इंडिया मिल जाता है अब अपन को, पहले साकास थे जहाँ पे, अब हम इधर से चले मगध वाले रीजन से, अनुगंगा वगैरह वाला रीजन क्रॉस किया, अब हमको ये वाला एक्सेस मिलेगा कि हम यहाँ तक पोर्ट तक आ सकते हैं, वेस्टर्न इंडिया के कोई पोर्ट, जैसे गुजरात में भरूच हो गया आपका, उस वहां तक हम आ गए, कैम्बे तक आ गए, ठीक है। तो ये पोर्ट्स मिल गए हमको, गुप्ता कंट्रोल में आ गए ये, ठीक है। मेरी टाइम ट्रेड अब बढ़ने लग गया यहाँ से, पोर्ट्स आ गए तो भाई ट्रेड चलेगा अब तो बढ़िया, यहाँ से सामान बनवाओ तुम, मगध में सामान बनवाओ, ट्रैवल करवाते हुए ले जाओ उज्जैन होते हुए वहां तक, जो हमारा कैपिटल है उज्जैन, वहां से भी क्रॉस करेगा, टोल मिलेगा हमको, क्लियरेंस टोल, फिर आगे चला जाएगा आपका भरूच तक, और वहां से निकल जाएगा अरब के लिए, रोम के लिए, कहीं भी जा सकता है। इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी इनकी। टाइटल इनका है विक्रमादित्य का, तो इन्होंने ये टाइटल लगाया था साकास को हराने के बाद, ठीक है जी। साकास को हरा दिया, शक, हिंदी में शक बोलते हैं, ठीक है, शक। तो साकास को हराने के बाद चंद्रगुप्त टू ने टाइटल लिया विक्रमादित्य का, ठीक है। द टाइटल हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द रूलर ऑफ उज्जैन, जो भी उज्जैन पे राज करता है उनके नाम के साथ एसोसिएट होता था इसका, हु डिफीटेड साकास इन 58 बीसी। तो ये विक्रमादित्य करके राजा हुआ करते थे, उन्होंने 58 बीसी में, यानी इस पॉइंट से, इस पॉइंट ऑफ टाइम से करीब 400 साल पहले भी साकास को हराया था किसी लड़ाई में। वहां से आपका शुरू होता है शक कैलेंडर, ठीक है, जो आपका वो चल रहा था। तो उसी के नाम पे अभी ये विक्रम आदित्य ने, इन्होंने अपना नाम रख लेते हैं, अपना टाइटल रख लेते हैं ये। और इनका जो है हमें मिलता है एक मेहरौली आयरन पिलर में इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें चंद्रगुप्त टू का, ठीक है। यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन रिफर्स द किंग नेम चंद्र, जनरली आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्त टू। इनकी जो कुछ लड़ाइयों का भी मेंशन है वहाँ पे, जैसे वंगा में, बंगाल में जो लड़ाई हुई, और सिंधु इंडस रीजन में, ऑब्वियसली जो शाकास वगैरह से लड़ी होगी वो इस रीजन में होगी, और बंग है ना इस तरफ भी आपका बंगाल वाले रीजन में भी लड़ाई लड़ी थी इनने। आयरन पिलर इज नोन फॉर इट्स रस्ट रेजिस्टेंट मेटलर्जी एंड रिफ्लेक्ट्स एडवांस साइंटिफिक नॉलेज ऑफ दिस पीरियड। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस जो पिलर है ये, अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे, कुतुब मीनार में बिल्कुल सामने ही लगा हुआ है, बिल्कुल मेहरौली में बिल्कुल सामने लगा हुआ है आयरन पिलर। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि रस्ट फ्री है, ये कितने सालों से है, जंग ही नहीं लग रही है उसके ऊपर। तो इस ये कैसी टेक्नोलॉजी है जो उस टाइम डेवलप हो गई थी, लेकिन आज नहीं है हमारे हाथ में, स्टेनलेस स्टील नहीं है ये लोहा ही है,
कमाल की बात है। फाहीन आया था यहाँ पे, ठीक है। तो फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त टू रेन, हिज अकाउंट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गुप्ता हिस्ट्री। नवरत्न की बात करते हैं, ये उज्जैन में जो कोर्ट था राजा चंद्रगुप्त टू का, इसमें 9 रत्न हुआ करते थे। तो उज्जैन में जो कोर्ट था वो नवरत्न या 9 जेम्स हुआ करते थे। कौन कौन थे वो? तो कालिदास थे इसमें, जो कि जिन्होंने किताबें लिखी बहुत सारी। अमर सिम्हा, लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरी जो रहती है उसका डेवलपमेंट, संस्कृत भाषा की डिक्शनरी वगैरह का डेवलपमेंट। धन्वंतरी, मेडिसिन, ठीक है। फिर आपके वरामिहिर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। वरारुचि, ग्रामर। फिर शपनका, स्कॉलरशिप, बुद्धिस्ट। शंकु, आर्किटेक्चर एंड ज्योग्राफी। वेताल भट्ट, लिटरेचर, विक्रम बेताल वाली कहानी तो इनके साथ है वो। हरिसेना, पोएट्री एंड इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना ने लिखी, ठीक है। कॉइनेज, तो हमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन मिलते हैं। सॉरी, ही वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साका टेरिटरी। साकाज यूज्ड टू मिंट सिल्वर कॉइन्स, पता होगा आपको, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स तो हमको क्वेश्चन से मिलते हैं, लेकिन साकाज जो थे वो सिल्वर कॉइन्स ही मिंट करते थे। तो जब उन्होंने साकाज के ऊपर कॉन्कर किया तो उन्होंने भी टू कोमेमोरेट हिज विक्ट्री, उनने भी वो सिल्वर कॉइन्स जो थे वो मिंट करना शुरू कर दिया वहां पे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का? कि पॉलिटिकल जेनिथ था ये गुप्ता एम्पायर, उस टाइम पे टॉप पे था। यहाँ से ऊपर गया, टॉप आया, अब यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है इनके बाद से धीरे धीरे स्लो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपास, एक्सपांडेड मैरीटाइम ट्रेड थ्रू कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न पोर्ट्स एंड इनकरेज लर्निंग, लिटरेचर एंड कल्चर। खुद भी करते थे या प्रमोट करते थे इसको, क्योंकि इनने, हमने देखा यहाँ पे आपका ये जो नवरत्न कॉन्सेप्ट है मोस्टली इसमें जो है आपके लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। हिज रेन इज ऑफन रिगार्डेड एज द पीक ऑफ गुप्ता गोल्डन एज। ऑलराइट, अगले राजा हैं आपके कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वन, 1415 टू 1455 एडी। तो इन्होंने सक्सीड किया चंद्रगुप्त टू को, और एक बड़ा एम्पायर इनको इनहेरिट हो जाता है, मिल जाता है कि आप ये बड़े राज्य पे राज करिए। और इनके जो रेन है इसमें काफ़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तकलीफ कोई नहीं होती, क्योंकि अभी भी स्ट्रांग है हम लोग, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी दिखाई देती है। तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है। अश्वमेध का आपको जो है एग्जाम्पल दिख जाता है कॉइन्स में, अश्वमेध टाइप कॉइन्स इनके भी हैं। और ये सेक्रीफाइस क्या दिखाते हैं? कंटिन्यूड पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ गुप्ता एम्पायर, कि अभी भी हम हारे नहीं है। किसी भी राजा को आके ये शो इसलिए करना पड़ता है ताकि किसी और दूसरे आजू बाजू में जो राजा है रीजनल पावर से, उनकी हिम्मत ना हो कि वो हम पे अटैक कर सके, तो इसलिए शो करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बहुत सारे एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स मिले हैं कुमारगुप्त वन के, ठीक है। एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेट द एक्सटेंसिव गुप्ता एम्पायर के, काफी अच्छे से इनने जो गुप्ता एम्पायर है उसको मैनेज किया उस समय पे। देखिए क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम एक छोटी एनालॉजी बिठाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने एक बिजनेस चालू किया, थोड़ा सा बड़ा बनाया। अब आपके पिताजी ने उसको बहुत बड़ा बना दिया बिजनेस को, और अब आपकी बारी है, आपको उनने हैंड ओवर कर दिया। तो जब आप आएंगे तो आप एकदम से तो, मैंने ऐसे नेगेटिव एनालॉजी दे रहा हूँ, आप एकदम से तो बर्बाद नहीं कर पाएंगे उस बिजनेस को, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा आबाद कर पाए या थोड़ा स्टेबल रखें। अब आपके बाद की जनरेशन क्या करती है आके, वो डिपेंड करता है। तो उसी तरीके का जब चंद्रगुप्त टू अपने पिनेकल पे छोड़ के गए इस गुप्ता एम्पायर को, और कुमारगुप्त को जब ये मिला तो उन्होंने उसी तरीके से इसे संभाला, अच्छी तरीके से संभाला। ना ज्यादा बड़ा हो पाया है लेकिन घटा भी नहीं, तो उस तरीके से उन्होंने अच्छे से मैनेज किया इस एम्पायर को। एम्पायर रिमेन स्टेबल एंड प्रॉस्परस थ्रू आउट मोस्ट ऑफ हिज रेन। यही बात हम अभी कर रहे थे एनालॉजी में, मैंने यही बात बताई, ओके। पेट्रोनेज, एजुकेशन को बहुत पेट्रोनेज दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनती है वो इनके कार्यकाल में बनती है, ठीक है। कुमारगुप्त वन क्रेडिटेड विद द लेइंग द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। हम जब आगे वाले जो पार्ट्स में जाएंगे इस चैप्टर के सॉरी, आगे वाले पार्ट्स में जाएंगे हम, जब लर्निंग और एजुकेशन वगैरह की बात करेंगे, उसमें हम नालंदा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या था उसके अंदर, यानी उसमें से जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के, मैंने उसके ऊपर फोकस किया है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा क्या क्या रहता है। नालंदा later developed into one of the greatest centers of education and Buddhist learning and ancient world। अब हर्षा के टाइम पे
हर्षा के नाम पे ह्यूनसांग आए थे, ठीक है। तो कहाँ आए थे, वो भी नालंदा ही आए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इतना ही एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन जाता है नालंदा। फिर उसके बाद में मेडिवल इंडिया में बख्तियार खिलजी आके पूरा नालंदा जला देते हैं, वो हम मेडिवल में पढ़ेंगे वो वाली बात पूरी, ठीक है। बिलसादा इंस्क्रिप्शन, तो बिलसाद इंस्क्रिप्शन जो है आपका एडिक्ट है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे भी हमें कुमारगुप्त के जो रेन है उसका एक एविडेंस मिलता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन एंड हिज रॉयल टाइटल्स, जो रॉयल टाइटल्स यूज करते थे कुमारगुप्त उनके बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। कॉइनेज, तो लार्ज वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे मिले हैं कुमारगुप्त के टाइम पे। continued the rich numismatic tradition established by the earlier Gupta rulers. His coin depict different royals and religious themes. Issued Rhinoceros Slayer type and Ashwamedh type of coins. राइनोसोरस स्लेयर का मतलब होता है कि ये आदमी अपने आप में इतना ताकतवर है कि एक बड़े जानवर को मार सकता है, तो राइनोसोरस स्लेयर टाइप वो चीज होती है। अगर डिपिक्ट कर रहा है कोई तो इसका मतलब है वो बहुत ही प्रतापी राजा है और उसके हाथों में इतना बाहुबल बोलते हैं जैसे बाहुबली, हाथों में इतनी ताकत है कि वो एक इतने बड़े जानवर से जो कि राइनोसोरस है लगभग 4000 किलो का जानवर उससे लड़ सकता है। और अश्वमेध टाइप कॉइन के, अश्वमेध टाइप कॉइन जो है, जो टाइप ऑफ कॉइन है वो ये सब चीजें जस्टिफाई करते हैं। जैसे ताकत जो है स्ट्रेंथ है, पर्सनल स्ट्रेंथ, वो राइनोसोरस टाइप कॉइन से हो गई। अश्वमेध आपको क्या दिखाता है, अश्वमेध आपकी प्रेस्टीज दिखाता है आपके रीजन और सराउंडिंग एरियाज में, कि आजू बाजू वाले राजा जो है वो आपसे किस तरीके से एक्ट करते हैं। अगर आपने अश्वमेध टाइप कॉइन इशू किया है, मतलब ये अश्वमेध टाइप कॉइन वहां चलेगा जहां पे कोई दूसरा राज्य है जिसने आपकी स्यूजरैनिटी एक्सेप्ट करी है, जो आपका सबॉर्डिनेट है, वहां पे भी ये कॉइन चलेगा। इस कॉइन की ताकत ये होती है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कुमारगुप्त का क्या है, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखी इन्होंने, ठीक है। जो पॉलिसीज थी पहले जो राजा थे आपके समुद्रगुप्त और आपके चंद्रगुप्त टू, उनकी पॉलिसीज कंटिन्यू रही। एजुकेशन पैटर्नाइज किया, नालंदा के बारे में देखा हमने। और जो है ये लास्ट फेज था स्टेबिलिटी का। इसके बाद जो है चैलेंज चालू होते हैं, जो बड़े चैलेंज यहाँ पे इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं कि आपको जो अंग से वापस से अटैक्स चालू हो रहे हैं, ठीक है, गुप्तास के ऊपर। और फिर से जो इमरजेंस होता है आपके गुर्जर प्रतिहार जो है ये इनका इमरजेंस होता है। फिर ऊपर आपके जो नॉर्थ है यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी, मुखारीज, ठीक है, इनका इमरजेंस चालू होता है। हन, जो आपके हन बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में हो जाता है हुन, हुनास, ठीक है, ये आपका हिंदी में हुणा बोलते हैं, हम इंग्लिश में हन बोलते हैं। तो हन बेसिकली एक मंगोलियन ट्राइब थी, सेंट्रल एशियन मंगोलियन। तो ये इन लोगों का जो अटैक्स है, रिलेंटलेस अटैक करते हैं ये लोग, मिहिर कुल, तोरामन, ये राजाओं की हम बात करेंगे। तो इनके अटैक चालू हो गए थे गुप्तास के ऊपर, बहुत पावर, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुप्तास को बहुत लॉस सफर करना पड़ा। ये हम आगे अभी जब स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। अब स्कंदगुप्त की बात करते हैं हम। स्कंदगुप्त सक्सीडेड कुमारगुप्त वन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। इश्यूज जनरेट होना शुरू हो गए इनके पीरियड में। And he is also regarded as one of the greatest rulers of Gupta dynasty and the last great Gupta ruler. इसके बाद जो रूलर्स आएंगे वो हम चार्ट में पढ़ेंगे, छोटे छोटे ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है। इसके बाद के गुप्ता रूलर्स तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते भी नहीं थे। भानु गुप्ता आएंगे आपके, फिर और भी हैं अलग अलग, वो हम पढ़ेंगे उसके बाद। डिफेंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, स्कंदगुप्त चीफ अचीवमेंट वाज द प्रिजर्वेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर। यहाँ पे भी गुप्ता एम्पायर अभी टूटा नहीं है, अटैक्स हो रहे हैं लेकिन अभी भी मेंटेन करके रखी है पावर। अभी ट्रेजरी में पैसा है, खर्च हो रहा है, इनके राजकाल में खर्च हुआ हो पैसा, आगे वालों के पास पैसा बचा नहीं, तो फिर वहां पे डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है। ही सक्सेसफुली डिफेंडेड द एम्पायर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन्स, हंस का है ये, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड अपीवल्स, अंदर भी इश्यूज शुरू हुए। विक्ट्री ओवर द हंस, तो हुणा के ऊपर इनका अटैक, वो लोग अटैक करते हैं हुणास इंडिया में, और इन्हें अच्छे से डिफेंड करा जाता है इंडिया को स्कंदगुप्त के द्वारा, हु पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, हंस, ओके। हिज पिलर रिकॉर्ड इज रिकॉर्डेड इन द भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे हंस को कैसे हराया, हुणा को कैसे हराया, ये वाली बात लिखी गई है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। The continuous war against the Hunas placed the serious strain on Gupta finances and military resources. मैंने क्या कहा कि कुमारगुप्त के बाद जैसे आपके स्कंदगुप्त है, अभी इनकी ट्रेजरी भरी हुई है, अभी ऐसा कुछ इतना दिक्कत नहीं हो रहा, स्टेबल है पॉलिटिकल आपका एनवायरमेंट, और मिलिट्री भी अच्छी है, माइट। लेकिन जब बाहर से इन्वेजन चालू है, अब आपको अपने रिसोर्सेस
पुल करने पड़ रहे हैं अपनी ट्रेजरी से और पोर करने पड़ रहे हैं इन सब चीजों में, लड़ाई में, औजार बनाने में, मिलिट्री को खाना खिलाने में, ठीक है, डिफेंड करने में उस रीजन को, अगर वो रीजन कोई रीजन खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसको रीडेवलप करने में, ये अब इसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ट्रेजरी धीरे धीरे वीक होने लगती है। भाई सोर्स तो एक ही है, टैक्स। टैक्स कितना ले लोगे आप, पूरा चूज थोड़ी लोगे जनता को। तो आपका जो ट्रेजरी है वो वीक होने लग गई। द डिफीट ऑफ द हंस टेम्परेली चेक द एडवांसेस इनटू इंडिया। अब थोड़ी देर के लिए रुक गए, स्कंदगुप्त के टाइम पे लड़ लिए, हार गए, भाग गए, रुक गए भैया, अब ये हम कुछ नहीं कर पाए। जूनागढ़ का भी एक इंस्क्रिप्शन है इनका, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इससे भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन, ये वही इंस्क्रिप्शन है जिस पे रुद्र दमन का भी लिखा हुआ है, और ये वही इंस्क्रिप्शन है जो अशोका ने लिखा था। अशोका, फिर रुद्र दमन, और उसके बाद अभी आपके स्कंदगुप्त, इन तीनों ने इसी पे लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अशोका, रुद्र दमन वन, ठीक है, और ये आपके स्कंदगुप्त। वहां पे हमने ऊपर देखा था इलाहाबाद वाले में, वो भी याद रखिएगा आप। ठीक है, इलाहाबाद वाले में अशोका, चंद्रगुप्त वन, और उसके बाद आपके सॉरी अशोका, समुद्रगुप्त, और उसके बाद आपके जहांगीर का था। यहाँ पे ये तीन राजा है अभी गिरनार वाले में। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स द ब्रीच ऑफ लेक सुदर्शन इन 455 एडी। जो है लेक सुदर्शन जो है वो डैमेज हो गई है अभी समय पे, और ये लिखा गया है इसके अंदर, इनके जो इन इंस्क्रिप्शन में जहाँ पे इनने लिखा है, द लेक हैड ओरिजिनली बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बनवाई थी? मैंने बताया बार बार, पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। फिर आपके जो राजा थे रुद्रदमन वन, उनने फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था। फिर अब जो है, अब ये इसको यहाँ पे स्कंदगुप्त केस में भी इसका मेंशन हो रहा है नाम का। आगे जाएंगे हम, आगे जब मेडिवल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो भीम राजा भीम थे आपके यहाँ के सौराष्ट्र के, उन्होंने भी डेवलप करवाया था उसको। द डैमेज एम्बैंकमेंट वाज रिपेयर्ड द फॉलोइंग ईयर। तो रिपेयरमेंट का भी काम यहाँ पे होता है। द रिपेयर वर्क वाज कंप्लीटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 months। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे जो आपका गिरनार इंस्क्रिप्शन है इसमें मेंशन्ड है। चैलेंजेस क्या रहे इनके रेन के, स्कंदगुप्त के? तो कंटिन्यूस प्रेशर रहा, फॉरेन इन्वेजन रहा हंस का, ठीक है, और इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रहे कुछ कुछ, जैसे आपका इरिगेशन का काम नहीं हो पा रहा है, ये खराब हो गया है आपका सुदर्शन लेक वगैरह वगैरह ये सब, और प्रोलॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स रहे, क्योंकि वहां पे रोकने के लिए आपको मिलिट्री में आपको रिसोर्सेज पोर करने पड़े, तो रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आया इस पे आपके काफी। और इनके बाद शुरू होता है यहाँ से हमारा डिक्लाइन, स्कंदगुप्त के बाद से। अब आपने पिनेकल देख लिया, आपने स्टार्टिंग देख ली थी, श्रीगुप्ता से चालू हुआ था, चंद्रगुप्त वन ने इसकी असली नींव रखी। उसके बाद जो आपके चंद्रगुप्त वन के बाद आपके आते हैं समुद्रगुप्त, उनने इसको बड़ा बनाया, कॉन्क्वेस्ट की उनकी टेंडेंसी थी, नेपोलियन बोला जाता था उनको। उसके बाद आपने देखा कि चंद्रगुप्त टू आए, उज्जैन से इनने शासन किया, और किस तरह इन्होंने शकों को हराया, और आपका जो वेस्टर्न इंडिया है, जो पोर्ट्स हैं महाराष्ट्र के वो वाले और गुजरात के, वो टेक ओवर करे। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा खासा राज्य मिलता है कुमारगुप्त को, तो थोड़ा सा लिटरेरी साइड चले जाते हैं और एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहां से जो है थोड़ा सा अपहीवल जो है शुरू होता है, कि स्कंदगुप्त को एक ऐसा एम्पायर मिलता है जिसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हुन अटैक कर रहे हैं नॉर्थ से, और यहाँ पे भी इंडिया अंदर सब कॉन्टिनेंट में भी आपके छोटे छोटे नए एम्पायर्स इमर्ज हो रहे हैं, जिनसे आपको कंटिन्यूसली डील करना है, तो एक थोड़ा प्रेशर बनता है आपके रिसोर्सेज पे। और इसके बाद जो है, क्योंकि आपकी ट्रेजरी खत्म होने लगी, आपका जो पावर है वो कंटेस्ट होने लगा, बाकी लोग कंटेस्ट करने लगे उस पावर को, तो अब आपका यहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है। स्कंदगुप्त डाइड इन 467 AD। After his death, Gupta power weakened rapidly. Successive rulers were unable to maintain the empire's former strength. The empire gradually entered a phase of decline. तो इमीडिएट कॉज क्या थे डिक्लाइन के? तो हन इन्वेजन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है डिक्लाइन का। ठीक है, वीक सक्सेसर्स आए आपके स्कंदगुप्त के बाद, और सक्सेशन में डिस्प्यूट भी रहे, आपस में लड़ाई भी होती रही इनकी। राइज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड फ्यूशरीज, जो इनके सामंत थे, सामंतोस की बात की, सामंतास की बात कही थी हमें, उनका राइज होने लग गया। जिस तरह से आपके हैं चालुक्य, ठीक है, पाल, पाल इनके जो थे फिड्यूशरी थे इनके, कहाँ पे? बंगाल के डायनेस्टी में। चालुक्य थे आपके वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन के साइड,
ठीक है। इसके बाद आपके गुर्जरा प्रतिहार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पुष्यभूति, जहां से आपके हर्षवर्धन आते हैं इस डायनेस्टी से, पुष्यभूति। तो ये जो इनके जो फिड्यूशरीज थे, जो इनके सामंत थे, उनने भी पावर अपनी एक जगह पे होल्ड करना शुरू करी, वहां से एक्सपेंशन चालू किया, ठीक है। पावर एक्सर्ट करना शुरू किया, अलग अलग छोटे छोटे फिर राज्य डेवलप होते हैं डिक्लाइन के बाद इनके। स्ट्रक्चरल कॉसेस क्या थे? ग्रोथ ऑफ सामंत सिस्टम, यही वाला जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, ग्रांट्स बहुत बटे, हमने पिछले वाले में भी देखा था, जो हमारा पोस्ट मॉडर्न इशू था। पहले मॉडर्न टाइम्स पे सेंट्रलाइज टेंडेंसीज हुआ करती थी, फिर अब आपकी जो है फ्यूडल टेंडेंसीज ज्यादा डेवलप होने लग गई। आपने लैंड बांटना चालू किया, ब्रह्मदे, अग्रहारा, ये सब लैंड बटे। उसके बाद आप पूरे का पूरा, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का हम देखते हैं कि जो पाल राजा थे, यहाँ पे तो नहीं बात देखेंगे हम, पाल राजा थे जो, उन लोगों ने बोला कि पूरे 200 गांव तुम्हारे, नालंदा यूनिवर्सिटी बोला यहाँ से जो टैक्स आएगा इससे तुम अपना मेंटेनेंस करो। इस तरीके से लैंड बांट दिए गए। अब वो जब लैंड बढ़ गए तो भाई अब जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है वो ट्रेजरी में तो जा नहीं रहा है, वो किसी और चीज में यूज हो रहा है। या तो पर्सनल गेन में यूज हो रहा है वो, या तो फिर किसी चीज के मेंटेनेंस में यूज हो रहा है, जैसे सुदर्शन लेक के मेंटेनेंस में यूज हो गया उसका पैसा, या कोई मंदिर बनाने में उसका पैसा यूज हो गया, या फिर वो पैसा यूज हो गया एजुकेशन देने में, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हमने देखा। तो इस तरीके से जो लैंड ग्रांट्स जब बढ़े तो उसका भी प्रेशर आपकी ट्रेजरी पे आया। डिक्लाइन इन ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स, अब जब इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं मेन सिटी सेंटर रीजन्स पे, जो उत्तर पथ में यहाँ पे आपके अटैक्स हो रहे हैं हंस के द्वारा, ठीक है। जो डोमिनेटिंग पावर्स है, जो एक पर्टिकुलर ट्रेड रीजन के आसपास जो एक डोमिनेटिंग पावर है, जैसे कन्नौज के आसपास मुखारीज डेवलप हुए, ऑल राइट। और आपके ये जो है थानेश्वर है, या मॉडर्न डे थानेसर, यहाँ पे पुष्यभूति डेवलप हुई, जो कि रोड पे पड़ता था आपके, कौन से रोड पे? हिमावत रोड हो गया जैसे आपका, या उत्तर पथ हो गया। यहाँ पे जो आपके छोटे रीजनल किंगडम्स इवॉल्व होना शुरू हुए, अब इनने भी टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया, तो ट्रेड होना थोड़ा मुश्किल हो गया अब। नॉर्मली अगर मान लीजिए मुझे गुप्ता एम्पायर के कोर से लेके वहां तक लेके जाना है, सिल्क रोड तक, तो मुझे काफी जगहों पे टैक्स देना पड़ा, बढ़ बढ़ा के टैक्स देना पड़ा मेरे को। तो वहां भी ये भी कम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था, जो हमने सामंत सिस्टम देखा वही है ये, ठीक है। फिर रीजनल आपके जो लॉर्ड्स हैं वो लोगों ने भी गेन करना शुरू किया, महाभोजक हो गए, महातलवार हो गए, ठीक है। ग्रामीणी हो गए, ग्रामीणी ने भी अपने इन्फोर्स करना शुरू किया कि भैया मैं गांव का राजा के टाइप चीजें। तो डिसेंट्रलाइजेशन ने भी एक इशू क्रिएट किया। अब राजा इतनी पावर होल्ड करना छोड़ चुके थे, लगभग पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद, कुशन्स के रूल के बाद राजाओं ने इतनी पावर होल्ड करना बंद ही कर दिया था कि अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। वो बोलते थे मुझे सिर्फ मेरा रेवेन्यू और टैक्स चाहिए, आप देख लो आपको कैसे मेंटेन करना है, और जब मैं बुलाऊंगा तो आपको अपनी आर्मी लेकर आना है, जैसे हमने रेफरेंस दिया था गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट लेक्चर में। सेम सिस्टम फॉलो होने लगा यहाँ पे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है हमें स्कंदगुप्त का? तो लास्ट पावरफुल रूलर हैं गुप्ता एम्पायर के आपके, हंस के अगेंस्ट बचा लिया इनने देश को थोड़ा सा, और यूनिटी और स्टेबिलिटी बरकरार रखी। अब इसके बाद जो है वो डिक्लाइन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, इसका एक चार्ट है, ये मैंने बना के रखा है यहाँ पे, ये आप कर लीजिएगा। ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आता है ये, यानी मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इंस्क्रिप्शन वगैरह तो प्रीलिम्स का, स्पेसिफिकली यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का भी है, जहाँ पे आपका जिस रीजन में आपका जो सिटी पड़ रही है जहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है, तो वो वाले स्टेट का लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस हिसाब से भी आप पढ़िएगा इसको, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने इसको, आप पढ़ लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति कैसा है आपका? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं हम इसे, समुद्रगुप्त का था ये, ओके। इलाहाबाद फोर्ट प्रयागराज में है, ये स्टैब्लिश्ड अभी आज के टाइम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है गुप्ता हिस्ट्री का, जीनोलॉजी है इसके ऊपर पूरी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर। समुद्रगुप्त के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट लिखे हुए हैं, कि इसमें लिखा है कि किस तरीके से इनने हराया, ठीक है, साउथ में, और आपने शकों को हराया यहाँ पे डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए। हरिसेना ने लिखा है ये, ठीक है। और अशोकन पिलर के ऊपर इंग्रेव्ड है, इसके ऊपर अशोका का भी इंस्क्रिप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ईरन बोर इंस्क्रिप्शन, ईरन में एक बोर है, यानी लिटरली बोर का स्टैचू है, सुअर का स्टैचू है बहुत बड़ा, ठीक है। वराह अवतार का रूप है वो, और वहां पे एक बड़ा स्टैचू है। मैं प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं डाल दूंगा वो, उसकी इमेज में, वो भी समुद्रगुप्त का है उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ईरन सागर डिस्ट्रिक्ट में है ये क्या आपको एविडेंस देता है? ये भाई वैष्णविज्म और गुप्ता एक्सपांशन दिखाता है। वराह अवतार मैंने जैसे कहा कि बोर है, तो वराह अवतार है जो विष्णु का, वो दिखाता है, और गुप्ता एक्सपांशन दिखाता है सेंट्रल इंडिया में। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त टू का है, कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली दिल्ली, बिल्कुल। अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे कभी दिल्ली में, बिल्कुल सामने लगा हुआ है, बिल्कुल सामने।
ठीक है, आराम से दिख जाएगा। रिकॉर्ड्स अचीवमेंट ऑफ किंग चंद्र, नाम इनका यहाँ पे किंग चंद्र लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त नहीं है, किंग चंद्र लिखा है। और एविडेंस दिखाता है मेटलर्जी का कि भाई ये कितनी अच्छी तरीके से मेटलर्जी उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी कि इतना पुराना आयरन पिलर है जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगी है, और ये आयरन है, ये स्टील वगैरह नहीं है, लिटरली रॉट आयरन है। रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन क्या होता है, जब आयरन को आप, जब स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है आयरन की, तो सबसे पहले जो क्लियर होने के बाद निकलता है वो पिग आयरन होता है, ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट रहता है, दबा सकते हो, हाथ से मोल्ड कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा कार्बन का एसेंस होता है, 0.3% अगर कार्बन होता है इसमें, तो ये रॉट आयरन बन जाता है। अभी भी ये लोहा ही है, जंग पकड़ सकता है, अगर आप नॉर्मल लोहे की पत्ती ले लेंगे रॉट आयरन की तो जंग पकड़ लेगी वो। लेकिन ये पिलर इस तरीके से रॉट आयरन का बनाया हुआ है, और इसके अंदर मेटल कंटेंट इतना ज़्यादा है, तब भी ये किस तरीके से बना है किसी को नहीं पता, कि इसमें कभी जंग लगी नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस चीज टाइम का। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था उदयगिरी खांडेगिरी में, ठीक है, उदयगिरी और उदयगिरी खांडेगिरी तो दोनों अलग अलग है। ये एमपी वाला उदयगिरी है आपका, विदिशा वाला, जहाँ पे वो वराह अवतार का स्टैचू मिला है हमें, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू का है ये, इसमें भी गुप्ता एक्सपांशन दिखाया गया है और वैष्णविज्म, ठीक है, क्योंकि वराह अवतार है यहाँ पे। ओके, फिर बिलसादा इंस्क्रिप्शन आपका कुमारगुप्त का, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है ये। बिलसाद ईटा डिस्ट्रिक्ट यूपी, यहाँ पे एक्सेक्शन बताया गया है कुमारगुप्त का, उनके टाइटल्स और रेन किस तरीके का था, किस तरीके उन्होंने राज किया वो बताया गया है। फिर मंदसौर इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें कुमारगुप्त का। मंदसौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है आपका ये मंदसौर। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको कुछ गिल्ड्स की, सिल्क वीवर्स की और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की। सिल्क वीवर्स का यहाँ पे एक गिल्ड हुआ करता था मंदसौर में, सिल्क वीवर दो गिल्ड हुआ करता था मंदसौर में, सिल्क वीवर्स का, एक ऑयलर्स ऑयल जो बनाते हैं उनका। उस सिल्क वीवर्स का यहाँ पे एक गिल्ड था, उसका इंस्क्रिप्शन मिलता है कि इसको, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो ये इट वाज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये बोला गया हम सबसे अच्छा कपड़ा बनाते हैं, हमसे कपड़ा खरीदो। तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसे, एमपीपीएससी काफी बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। भिरतरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का है ये, ठीक है, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका यूपी में, वहां पे है। तो इसमें इनकी विक्ट्री बताते हैं हुन्स के ऊपर, इनकी विक्ट्री और जो स्ट्रगल्स थे वहाँ की उस लड़ाई को जीतने में, तो वो सारे यहाँ पे मेंशन है। जूनागढ़ ये भी स्कंदगुप्त का है, यहाँ पे रिपेयर के बारे में बताया गया है आपके, सुदर्शन लेक का रिपेयर जो हुआ था 455 एडी में आफ्टर द ब्रीच। एक पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती गुप्ता याद है आपको, चंद्रगुप्त टू की जो बेटी थी, जिन्होंने शादी करी थी वाकटक राजा रुद्रसेन से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मैं वहां पे थोड़ा सा मैं गलत बोल गया था, पर इसका ये एग्जैक्ट पॉइंट यही है। प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू एंड शी मैरिड टू वाकटका प्रिंस रुद्रसेन वन। तो ये पुणे महाराष्ट्र में मिलता है हमें, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें श्रीगुप्ता की बात मालूम थी। श्रीगुप्ता कौन थे, हमने सबसे ऊपर डिस्कस किया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त वन जो थे वो सबसे पहले, सबसे बड़े, सबसे महान राजा बने, जिन्होंने असली में नींव रखी गुप्ता डायनेस्टी की एज ए इंपीरियल फोर्स। लेकिन जो जहां से शुरू हुआ था वो श्रीगुप्त थे। तो श्रीगुप्त का नाम आदि राजा के नाम से यहाँ लिखा गया है, रेफर करता है श्रीगुप्त को आदि राज के नाम से। एंड इम्पोर्टेंट फॉर अर्ली गुप्ता जीनोलॉजी, यहाँ से हमें समझ में आता है कि गुप्ता जो डायनेस्टी है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है एक मिला है, ये लेटर गुप्तास में आया है कभी, उन्होंने उनमें से किसी ने, दामोदरपुर में है, ये बांग्लादेश में है दामोदरपुर आपका, ठीक है। और ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, लैंड ग्रांट्स के बारे में बताता है, लेटर गुप्ता पीरियड के सामंत सिस्टम जो क्यों डेवलप हुआ, पालास के हाथ में ताकत कैसे आई, यहाँ से हमें मालूम पड़ता है, ठीक है। अब ये मैं इसकी बात कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से, तो ये मैं दिखाना चाहता था आपको, और ये हम डिस्कस भी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कभी कोट करना है मेंस में किसी एग्जांपल के तौर पे, अगर आप कोट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है ये जानने के लिए। तो गुप्ता जीनोलॉजी के बारे में हम थोड़ी सी बात डिस्कस करेंगे। तो शुरू कहाँ से होती है ये, तो श्री गुप्ता से शुरू होती है 240 से 280 एडी। अब इस समय असली में शासन किसका चल रहा है उस जगह पे, कुशंस का राज चल रहा है अभी, ठीक है जी। तो ये महाराजा या आदिराज इनके टाइटल है। हमने प्रभावती गुप्ता का जो है आपका पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन, वहां से हमें पता चलता है ये। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है।
और मगध रीजन में गुप्ता अथॉरिटी इनने पहली बार स्टेब्लिश करी आके। और अर्लीस्ट नोन गुप्ता रूलर है ये, जहाँ से हमें जीनोलॉजी का पता चलता है। और चाइनीज मॉन्ग जो थे इत्सिंग या यीजिंग, इसकी मैंने बात करी थी, आपको सबसे ऊपर बताया था ये मैंने। इत्सिंग थे, तो इनके लिए इन्होंने श्रीगुप्त ने मृगाशी टेम्पल, मृगाशी टेम्पल जो है ये बनवाया था और इंडाव कर दिया था इनको इस मंदिर को कि 24 गांव रख लो तुम, और इसके जो मेंटेनेंस है, इसका जो टैक्स है, इससे मेंटेनेंस कर लेना। इंडाउ विथ 24 विलेजेस दे दिए थे मृगाशी टेम्पल को। इनका जो एविडेंस है वो कहाँ मिलता है हमें? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो प्रभावती देवी का है, प्रभावती गुप्ता का, वहां से हमें इनका नाम मिलता है। और जो इत्सिंग है उनके भी अपने अकाउंट्स हैं, वो भी एक ट्रैवलर थे, तो उनके भी अपने अकाउंट्स हैं, तो वहां से भी हमें श्रीगुप्ता का नाम मिलता है। फिर अगले राजा आते हैं घटोत्कच। श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच के पुत्र फिर आते हैं चंद्रगुप्त वन। तो घटोत्कच जो है ये 280 से 319 एडी तक इन्होंने रूल किया। महाराजा इनका टाइटल था। सन एंड सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्ता, कंसोलिडेटेड गुप्ता पावर, प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर इंपीरियल एक्सपांशन अंडर चंद्रगुप्त वन। ये गुप्ता जीनोलॉजीज जो आपकी पुराण्स में मिलती है, वहां से इनका नाम हमें मिलता है। फिर चंद्रगुप्त वन आते हैं आपके 319 से 335 एडी। इनका टाइटल था महाराजाधिराज, इंपॉर्टेंट टाइटल, कनिष्क के बाद कोई ये टाइटल रखने वाला पहला राजा था ये। तो ये रियल फाउंडर बोला जाता है इनको। कुमार देवी से शादी करी, ठीक है, जो लिच्छावी प्रिंसेस थी, और कंट्रोल कहाँ तक किया? साकेत तक। साकेत आपका अयोध्या मॉडर्न डे, वहां तक इन्होंने कंट्रोल अपना बना लिया। प्रयाग, मगध, ये पूरा रीजन कैप्चर कर लिया इन्होंने। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स। इसके पहले गुप्ता सिल्वर कॉइन्स पे डिपेंड करते थे, इन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन लेकर आए, कुमार देवी टाइप जो गोल्ड कॉइन है आपके वो। एसोसिएटेड विद द बिगनिंग ऑफ गुप्ता एरा इन 1319 1320, जब इनका एक्सेक्शन हुआ, यानी जैसी राजगद्दी आई वहां से इन्होंने एक नया कैलेंडर लॉन्च कर दिया गुप्ता एरा का। ये कुमार देवी टाइप कॉइन्स है, यहाँ से इनके बारे में हमें पता चलता है। और गुप्ता जीनोलॉजीज वही पुराण से जो लिखी गई है पुराणों में, वहां से। फिर एक राजा आते हैं कच्छ, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन के बाद। सॉरी, ये 335 एडी में ये इनका राज तिलक होता है। इनको भी कॉइन्स से पता चला है इनके बारे में, ठीक है। और बहुत सारे हिस्टोरियंस इन्हें बोलते हैं कि समुद्रगुप्त ही थे, ये कच्छ जो थे समुद्रगुप्त ही थे। और जो दूसरे हैं ये उन्हें बोलते हैं कि कोई दूसरे क्लेमेंट थे, जैसे मान लीजिए दो आपस में भाई हैं, तो एक राजा बन गया तो उसने तो अपने बारे में लिखवा दिया, तो ये वो राजा है ये एक वो प्रिंस है जिनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये भी जितने समुद्रगुप्त तैयार थे राजा बनने के लिए, उतने ये भी रेडी थे उस टाइम पे। इनके बारे में कौन से पता चला है हमें कच्छ के बारे में। फिर समुद्रगुप्त आते हैं आपके 335 से 375, सबसे प्रतापी राजा इस समय के। इनके टाइटल क्या थे? महाराजा धीराज, और इन्हें क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ग्रेटेस्ट कॉन्करर, कॉन्क्वेस्ट वाली पॉलिसी फॉलो करते थे, गंगा यमुना दो आप लिया इनने, फ्रंटियर स्टेट्स लिए आपके नॉर्थ वेस्ट में भी और इधर आसाम वाले साइड में भी। आत्विका किंगडम और साउथ इंडियंस जो रूल था, आत्विका किंगडम था आपके विंध्य प्रदेश में, आत्विका यानी जो आपके आदिवासी थे वो लोग, और साउथ इंडिया में आप चले गए थे, वहां तक फिड्यूशरीज बना लिए थे आपने कि वो आपको टैक्स और आपके टोल्स भरे। फिर अश्वमेध किया आपने, ठीक है। वीना टाइप कॉइन्स लॉन्च करे, पोएट और स्कॉलर थे, म्यूजिशियंस थे, हमें पता चला। मेघवर्मन को अलाउ किया ताकि वो एक जाके मोनेस्ट्री बना सके बोध गया में, ओके। और गुप्ता इंपीरियल सुप्रीमेसी यहाँ से हमें देखने को मिलती है। इनके बारे में कहाँ से पता चला है? प्रयाग प्रशस्ति से हमें, और ठीक है, जो हरिसेना ने लिखी थी, और उनके कॉइन्स थे, अश्वमेध टाइप कॉइन, राइनोसोरस टाइप कॉइन हमें देखने को मिलते हैं। फिर रामगुप्त आते हैं, डिस्प्यूटेड है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। ये 375 एडी में आते हैं, इनके पुत्र हैं, ये दोनों भाई है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त टू भाई है दोनों। तो रामगुप्त के बारे में पता चलता है, तो देवी चंद्रगुप्तम में ही इनका सोर्स हमें मिलता है, और कुछ सिक्के जो हमें ईरान में मिले हैं, लेकिन वो कॉपर के हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर गोल्ड के कॉइन्स इशू कर रहे हो आप, तो एकदम से कॉपर के कॉइन्स क्यों इशू करोगे? तो इसलिए इनका जो प्रेजेंस है इनकी, ये थोड़ी डिस्प्यूटेड है कि ये राजा वहां के थे भी या नहीं थे। ट्रेडिशनली कंसिडर्ड अ वीक रूलर, एग्रीड टू सरेंडर बिफोर द शाकास अकॉर्डिंग टू लिटरेरी ट्रेडिशंस। देवी चंद्रगुप्त में ही लिखा हुआ है ये, एंड लेटर रिप्लेस बाय चंद्रगुप्त टू। हिस्टोरिसिटी रिमेन्स डिस्प्यूटेड, वी डोंट नो। देवी चंद्रगुप्तम और कुछ कॉइन्स इन सेंट्रल इंडिया, जो ईरान में हमें कॉइन्स मिले कॉपर के, वो। चंद्रगुप्त टू अगले महान राजा, ठीक है। 380 से 415 एडी तक इन्होंने रूल किया। विक्रमादित्य इनका टाइटल था।
अगर कोई उज्जैन का जो राजा हुआ करते थे उनके टाइटल्स हुआ करते थे विक्रमादित्य, तो या ये भी उज्जैन से ही राज किया इनने, तो इनने भी अपना टाइटल रख लिया। साकास को हराया, गुजरात और वेस्टर्न मालवा पे कॉन्कर किया, ठीक है। सी कोस्ट और ट्रेड रूट, वेस्टर्न सी कोस्ट और ट्रेड रूट तक अपना राज्य फैलाया, ताकि आपको भरूच और कैम्बे वाले पोर्ट्स मिल सके, ताकि आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकें। अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करवाई रुद्रसेन टू से, जो वाकाटका प्रिंस थे। उदयगिरी केव्स को पेट्रोनेज दिया, वराह की मूर्ति देखते हैं, ठीक है। उदयगिरी केव्स कहाँ आपकी, विदिशा मध्य प्रदेश में। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स, फिर से वापस से सिल्वर कॉइन्स अब यहाँ पे आना शुरू होते हैं हमारे, ओके। क्यों शुरू होते हैं सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि शक राजा जो थे वो लोग, शक एम्पायर वाले, वो लोग बनाते थे सिल्वर कॉइन्स। तो ये प्रूफ करने के लिए कि मेरी लेजिटिमेसी है इस एरिया पे रूल करने के लिए, मैं भी प्रिंट करूंगा सेम सिल्वर कॉइन्स। अब मैं यहाँ गोल्ड प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। गुप्ता एम्पायर रीच इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक जेनिथ एंड फाहिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। रामगुप्त बोलिए आपके, ये बोलिए रामगुप्त इज डिस्प्यूटेड, ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो हम चंद्रगुप्त टू बोल देंगे। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, फाहिन अकाउंट, कॉइन्स, यहाँ से हमें इनका एविडेंस मिलता है। कुमारगुप्त वन 415 टू 455 एडी, इनके जो टाइटल थे महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। मेंटेन वास्ट एम्पायर, एम्पायर जो इन्होंने इनहेरिट किया था अपने पिताजी से, वही। अश्वमेध सेक्रीफाइस किया इनने भी, अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको शो करने के लिए कि भाई मेरे पिताजी चले गए तो क्या हुआ, मैं भी महाराजा धीराज ही हूँ, मैं भी महान हूँ उनकी तरह, और तुम अभी भी मेरे राज्य पे अटैक नहीं कर सकते। एक्चुअली अश्वमेध जो यज्ञ है एक डिटरेंस क्रिएट करता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो रोक लो घोड़ा, और तैयार रहो, उसके बाद क्या हम अटैक करेंगे। तो जिसमें हिम्मत रहती है वही रोक सकता है, और जो नहीं रोक पाया उसको ये मानना ही पड़ेगा कि जो सामने वाला राजा जो यज्ञ करवा रहा है वो मुझसे महान है। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ ये प्रूव करता है। इशू ऑफ अश्वमेध टाइप कॉइन्स जो ये करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फाउंडेशन रखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है हमें कंटिन्यू इनके इसमें। इनका बिलसादा इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, यहाँ से हमें इनके बारे में मालूम पड़ता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर अगला आते हैं आपके स्कंदगुप्त, 455 से 467 एडी, सबसे टफ राज्य रहा इनका, क्योंकि कंटिन्यू इन्वेजन हो रहे थे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे। इनका भी टाइटल था विक्रमादित्य, कुछ कॉइन्स के ऊपर है, ज्यादातर नहीं है, पर अगर टाइटल्स का कोई क्वेश्चन आता है तो हम मार्क करेंगे इसको भी कि स्कंदगुप्त का भी टाइटल था। अगर लेकिन वहां पे चंद्रगुप्त टू मेंशन होगा तो आप चंद्रगुप्त टू पे मेंशन मार्क करेंगे, ओके। लास्ट ग्रेट गुप्ता रूलर डिफीटेड द हंस, प्रिजर्व टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द एम्पायर, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, और इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स थे इनके साम्राज्य को, और डेथ के बाद इंपीरियल डिक्लाइन शुरू होता है इनके। इनका हमें मिलता है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इनका नाम मिलता है, दो जगहों पे नाम मिलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त आते हैं। हमने यहाँ पे रोक दिया था, यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि क्योंकि बाकी राजा आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर हम थोड़ा देख लेंगे क्या है। 467 से 473 एडी, कोई टाइटल नहीं है, सक्सेसर थे स्कंदगुप्त के, ठीक है, और इंपीरियल डिक्लाइन यहाँ से फुल फोर्स में शुरू हो जाता है। गुप्ता जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो आपके पुराण है वहां पे मिले हैं, ठीक है। फिर कुमारगुप्त टू आते हैं, कुमारगुप्त वन के बाद, यानी पुरुगुप्त के बाद, तो 473 से 476। अब आप खुद देख रहे हैं कितने दिनों के लिए ये राज कर रहे हैं, 6 साल, 3 साल, ओके। तो अब ऐसे राज हो रहा है, जिसको मौका मिल गया वो राज कर रहा है और निकल जा रहा है वहां से, मर जा रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मैं 30 साल 35 साल एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूं एम्पायर को, अब वो सब नहीं हो रहा है। वो वापस होगा थोड़ा आगे जाके होगा, पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। रूल्ड रिड्यूस्ड गुप्ता किंगडम ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द एम्पायर, ठीक है। इनका भी नाम इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है। जैसे पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन, उसके ऊपर जीनोलॉजी वगैरह सब है मेंशन्ड है, आगे की भी जीनोलॉजी मेंशन रहती है। फिर हम पांडा रिकॉर्ड जो हमारे रहते हैं, जब आपकी अंत्येष्टि होती है तो आप अस्थियां जब विसर्जित करने जाते हैं बोधगया में या काशी में या इलाहाबाद में, तो वहाँ पे पांडा बैठे रहते हैं, पांडा यानी पंडित जी बैठे रहते हैं, और वो एक भोजपत्र में, ठीक है, पाइपरेस वाला जो पेपर रहता है आपके, उसमें आपका नाम मेंशन कर देता है, और उनके पास आपके जो परिवार है उसकी जीनोलॉजी बहुत समय से रहती है, नाम दर नाम जुड़े हुए रहते हैं उसमें, वहां से इनकी जीनोलॉजी हमें मिलती है। फिर अगले राजा आते हैं बुद्धगुप्त आपके, 476 टू 495 एडी तक रूल किया इनने। वन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट गुप्ता रूलर्स, अथॉरिटी एक्सटेंडेड ओवर द पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, मेंटेन गुप्ता कंट्रोल ओवर द रिमेनिंग टेरिटरीज। ये ईरन और दामोदरपुर
इंस्क्रिप्शन में इनका नाम मिलता है। दामोदरपुर जो बांग्लादेश में है, ईरन आपका सागर जिला मध्य प्रदेश में है। फिर नरसिम्हगुप्त मिलते हैं, इनका एक टाइटल है बलादित्य, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर मेंशन नहीं है हमारे इसमें कहीं भी, ये वाला इनका नरसिम्हगुप्त का टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बलादित्य। लेटर गुप्ता रूलर एसोसिएटेड इन ट्रेडिशंस विद रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मिहिर कुल कौन थे? हुन थे, ठीक है, हुन राजा। तोरामन राजा थे, उनके पुत्र थे मिहिर कुल, उनसे इनकी लड़ाई थी। पेट्रन थे बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स, नरसिम्हा गुप्त। लेटर लिटरली एंड इंस्क्रिप्शनल रेफरेंस इनके कहीं कहीं मिलते हैं हमें। फिर आते हैं आपके भानुगुप्त, इनकी भी जो हमें अथॉरिटी है, जैसे रामगुप्त की हमें समझ में नहीं आती कि एग्जिस्ट करते थे या नहीं, उसी तरह भानुगुप्त का भी वही सीन है। तो 510 एडी में इनको लगभग राज्य मिला, प्राइमरीली फ्रॉम द ईरन इंस्क्रिप्शन, इनका आइडिया यहीं पे दिखने को मिलता है हमें, ईरन में जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे, ठीक है। अमॉन्ग द लास्ट रूलर्स एक्सरसाइजिंग गुप्ता अथॉरिटी इन सेंट्रल इंडिया, ईरन इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में हमें मालूम पड़ता है। अगले आएंगे आपके विनय गुप्त 507 एडी, तो महाराज और महाराजा धीराज दो टाइटल से ये यूज करते थे। A regional Gupta ruler known from seals and inscription ruled part of eastern India ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब जब बाकी के जो रीजनल पावर्स थे, सामंतास थे, जो अपने पावर एक्सर्ट कर रहे थे, तब अब ये छोटा सा एक अपना राज्य लेके गुप्ता पीरियड का अब ये बैठे हुए थे और उस हिसाब से रूल कर रहे थे। तो इनका हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, गुनय घर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें, और एक नालंदा में सील मिलती है, ठीक है। कुमारगुप्त 3, 1, 2 और 3 हो गए, तीसरे हैं। तो ये 530 से 540 एडी के बीच इनका रूल रहता है। लेटर गुप्ता रूलर ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ द डायनेस्टी रूल्ड अ मच रिड्यूस्ड किंगडम, किंगडम काफी छोटा हो जाता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, अब जो एक किंगडम रह गया है आखिरी में जाके, जो किंगडम रह गया है अब इनका, अब ये किंगडम रह गया है। इस पीरियड में ये गुप्ता की पीरियड रह गया था आखिरी में जाके, लेट गुप्ता एरा में। जो इतना बड़ा एम्पायर हुआ करता था आपका गुप्तास का, ये इतना बड़ा एम्पायर हुआ करता था, अब वो इतना सा सिमट के रह गया, क्योंकि अब बाकी लोग आ गए, यहाँ मुखारीज आ गए, यहाँ पुष्यभूति आ गए आपके, ओके, यहाँ गुर्जरा प्रतिहार आ गए, यहाँ पे आपके पाल आ गए, ठीक है। यहाँ से सतवाहन खत्म हो गए, तो राष्ट्रकूट का डेवलपमेंट चालुक्य बदामी के थ्रू यहाँ से शुरू हो चुका था। तो ये सब रीजन हैं जो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गए थे। इनका भी नाम इंस्क्रिप्शन से मिलता है हमें, कुमारगुप्त 3 का। आखिरी राजा आते हैं विष्णुगुप्त, आखिरी राजा है इनके विष्णुगुप्त, 540 से 550 एडी ये रूल करते हैं, 10 साल लगभग। Generally regarded as the last ruler of the imperial Gupta line, marks the end of Gupta imperial authority in the northern India। अब ये लेट गुप्ता रिकॉर्ड्स में इनका नाम कहीं पे हमें मिल जाता है विष्णुगुप्त का, यहाँ पे आके गुप्ता जीनोलॉजी जो है आपकी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद नए राजा, नए आपके स्टेट्स इमर्ज होना शुरू होता है। स्पेसिफिकली जो राइज होता है इसके बाद होगा, वो होगा पुष्यभूति का। पुष्यभूति का राइज होगा, जिनके राजा थे हर्षवर्धन, सबसे महान राजा थे, और हम हर्षवर्धन के बारे में काफी पढ़ेंगे जो हम पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका गुप्ता एम्पायर का मैप है, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने शुरू किया था, इनने अयोध्या, ठीक है, प्रयाग, ये वाला रीजन ने कैप्चर कर लिया था, पाटलिपुत्र तो था ही, तो ये साकेत है आपका, साकेत, ये मगध रीजन हो गया आपका, प्रयाग होगा, यहाँ से इनकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे फैलते फैलते ये पूरा ये इंपॉर्टेंट सेंटर जैसे उज्जैन, गिरिनगर, ठीक है, गिरनार वगैरह में हमें जैसे स्कंदगुप्त का मिला है, फिर आपको मथुरा, तक्षशिला, ये पूरा एरिया कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये देखिए आप, ये कामरूप जो रीजन है आपका, हम कामरूप भी पढ़ेंगे, तो कामरूप रीजन वाला भी हिस्सा जो है ये प्रगयोतिषपुरा, ये भी पूरा कैप्चर हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कांचीपुरम तक इनने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ से ये लोग टैक्स लिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे भी इनने अपने फिड्यूशरीज छोड़ के रखे थे जो यहाँ रूल कर रहे थे इनके नाम पे, ओके। यहीं पे आपके वाकटकास आपको देखने को मिलते हैं। इस रीजन में फिर आपके यहाँ पे जो है, यहाँ से इमरजेंस होता है आपका गुर्जरा प्रतिहार का, जो कि कवर करते हैं ये वाला रीजन, पूरा सेंट्रल इंडिया का रीजन कवर कर लेते हैं, उज्जैन उज्जैन सब कुछ कवर कर लेते हैं। राजा भोज के बारे में आप सुना होगा, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ अभी, तो हमारा जो भोपाल है, राजा भोज ने इसको डेवलप किया है काफ़ी, तो वो
ये सब गुर्जरा प्रतिहार रूलर वगैरह थे। यहाँ पे आपको जो है तक्षशिला, थानेश्वर, ये वाला जो रीजन है हरियाणा तक का, यहाँ पे आपको पुष्यभूति मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो रीजन है हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी का, यहाँ पे आपको मोखारिस मिल जाता है। ये वाला जो है आपका अंग का रीजन है, यहाँ पे आपको पालास मिल जाता है। ये सब इनके सामंत हुआ करते थे, इनके अंडर काम किया करते थे ये लोग, और धीरे धीरे पावर गेन कर करके अब ये रीजनल किंगडम्स एक्सप्लोर करना चालू करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में। हम इसकी बात करेंगे जब हम पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे। ओके, अब जो कॉइन्स थे जो मैं बता रहा था, जैसे कुमार गुप्त, ये वीणा टाइप कॉइन है इनका, ठीक है, वीणा प्लेइंग। फिर अश्वमेध कॉइन है आपका समुद्रगुप्त का, घोड़ा बना हुआ है। अब ये कॉइन उस राज्य में भी चलेगा जहां से वो घोड़ा गुजरा है और जिसने उसकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैरिज कॉइन, ये चंद्रगुप्त वन दिखते हैं इसमें, कुमार देवी टाइप कॉइन है, लेकिन इशू किसने किया था? समुद्रगुप्त ने इशू करवाया है ये। लायन स्लेयर, एक बड़े जानवर को मारना आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ दिखाता है, आपकी माइट दिखाता है, आपकी ताकत दिखाता है। और लायन कहाँ मिलता है आज के टाइम पे भी? गिर में। तो ये लायन जो है ये कब बनाया गया था ये वाला कॉइन? जब साकास को खत्म किया गया था, तब ये कॉइन आया। ठीक है, राइनो स्लेयर, बड़ी बात है, 4000 किलो के जानवर को मारना, तो इंपॉर्टेंस दिखाता है, ताकत दिखाता है राजा की। ओके, और बैटल एक्स टाइप कॉइन, ये आपका है समुद्रगुप्त का, जिनकी पॉलिसी थी कॉन्क्वेस्ट की, नेपोलियन बोला जाता था इनको। तो ये दिखाता है कि राजा पूरे समय लड़ने के लिए तैयार है। तो कॉइन से ये डिपिक्शन हमें देखने को मिलता है, इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होता है। जब मुझे एक कॉइन मिलता है तो मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ कि उस टाइम वो जो स्टेट है वो क्या सोच रहा है, जो स्टेट की जो आइडियोलॉजी है उस कॉइन के थ्रू कैसे मालूम पड़ रही है, जो रूलर है उसकी आइडियोलॉजी उस कॉइन के थ्रू कैसे मालूम पड़ रही है। ये सारी चीजें हमें कॉइन्स देख के समझ में आती है। न्यूमिस्मेटिक साइंस ये है। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट अब खत्म होता है। एक छोटा सा टेबल है, ये वाला है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने जो ऊपर हमने चीजें डिस्कस करी उसी तरीके से मैंने ये डेटा चैट जीपीटी को दिया था, तो उसने मुझे ये बना के दिया, बहुत ही सुंदर एक अच्छे से बना के दिया है। किस तरीके से कि यहाँ पे राज है आपका गुप्ता का, ये आपकी प्रयाग प्रशस्ति है लिखी हुई, ठीक है, समुद्रगुप्त की। ये मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त टू का। ठीक है, इस तरीके का ये पिलर है और इसके ऊपर जंग नहीं लगी है बिल्कुल। ये आप यहाँ से एंट्री करते हैं, इस तरह से कहीं से एंट्री करते हैं आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, और ये यहाँ सामने ही लगा हुआ है। फिर ये जो कॉइन टाइप्स हैं ये आपके, ठीक है, वो सब लिखे हुए हैं। फिर फाहिन जो आए थे, अभी हम जब नेक्स्ट जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें मैं आप पूरा फाहिन के बारे में बहुत बात होगी उसमें, क्योंकि फाहिन ने एक फाइन अकाउंट जो है वो बताया है इस टाइम का, तो वो वाली बातें भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, जैसे उन्हें चंद्रगुप्त टू के टाइम आए थे ये, पाटलिपुत्र, मथुरा, कपिलावस्तु, लुम्बिनी, बोध गया, ये सब इनका अकाउंट है। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, ओके, इस किताब में उन्होंने अपना सब वर्णन किया है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन, मोनेस्ट्रीज, ये सब के बारे में बात किया है। कुमार गुप्त के बारे में भी हमें जो नालंदा का फाउंडेशन रखा कुमार गुप्त ने, वो यहीं से मालूम पड़ता है हमें। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि हम रूलर्स पढ़ चुके हैं, अब अगली बात हम करेंगे फीचर्स की, कि गुप्ता पीरियड के फीचर्स क्या थे, जो कि हम हमेशा करते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था, और फिर साइंस का क्या डेवलपमेंट हुआ, सोशल स्टेटस क्या था वहाँ के समाज का, इकोनॉमी किस तरह काम करती थी। ठीक है, ये सारी बातें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 लेक्चर जाएंगे वो भी, क्योंकि क्या होता है ना, अलग अलग हेडिंग्स है। अब टोटल मैं अगर सारी हेडिंग्स में डिवाइड करता हूँ तो लगभग 10 हेडिंग्स आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ 10 हेडिंग एक साथ ना पढ़ानी पड़े, 5 हेडिंग एक बार में, 5 हेडिंग दो अगली बार में। आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जैसे टॉपिक को हमें टाइम देना पड़ता है, अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा सीधे, और वो बहुत टाइम हो जाता है, और तब तक आपके दिमाग से पूरा जो चल रहा है वो सारी चीजें निकल जाएंगी, तो हम वो नहीं चाहते। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आपको फायदा होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये आपको। एंड क्योंकि बैन बंद हो चुका है, अब टेलीग्राम का नीट का पेपर हो चुका है, तो आई विल अपलोड दीज नोट्स ऑन द टेलीग्राम एज वेल, सो फॉलो मी देयर और डाउनलोड दीज नोट्स। जितनी ज़रूरत है उतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन मस्त रहो, पी के पढ़ो और खुश रहो, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बाय।